सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक छोटा सा टॉपिक रिलेटेड है पॉल्यूशन का। आपको 9, 10, 11, 12 सारे चैप्टर्स में थोड़ा 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 करके पॉल्यूशन के बारे में सभी में साइंस वाले में दिया हुआ है। सो आई थॉट कि इनको मैं कंपाइल करा लूँ एक जगह। साथ ही साथ पॉल्यूशन जो है ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। रीजन बीइंग कि आज के डेट में काफी एक बड़ी समस्या है पॉल्यूशन की। हर फील्ड में पॉल्यूशन जो है ये है। आपको प्रीलिम्स के बेसिस पे, मेंस के बेसिस पे एक सवाल मेंस में भी हर साल पॉल्यूशन को लेके किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आते रहते हैं। प्रीलिम्स में भी यहाँ से स्कोप बहुत ज्यादा है क्वेश्चन पूछने का, अगर वो पूछना चाहे तो। ठीक है, यूपीएससी तो पूछती है, बीपीएससी उतना फोकस नहीं करती, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन बाकी एग्जाम्स में भी कम से कम डिजीज वाले रिलेटेड तो पूछ ही लेती है वो। सो इसको समझते हैं। सो सबसे पहले कि पॉल्यूशन है क्या, व्हाट डू यू मीन जब आप कहते हो कि कुछ पॉल्यूशन हुआ है, उसका मतलब क्या है। तो कोई भी चीज जो आपके इकोसिस्टम को या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, उसके आ जाने से, या वो पहले से प्रेजेंट हो बट उसका कंसेंट्रेशन बढ़ जाए। ठीक है, दोनों चीजें रहना आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। या तो वो इंट्रोड्यूस हुआ हो, उसको आप नया नया लेकर के आए हो, वो पहले से एनवायरनमेंट में नहीं था, या फिर उसका जो आपका कंसेंट्रेशन है वो कंसेंट्रेशन बढ़ गया। इन दोनों केसेस में अगर कुछ कोई भी पार्टिकल हो सकता है या ये एनर्जी भी हो सकता है। ठीक है, तो दो चीज पहले ध्यान रखेंगे। पॉल्यूशन जो है वो किसी पार्टिकल्स की वजह से भी हो सकता है या फिर एनर्जी के वजह से भी हो सकता है। आता हूं मैं कि एनर्जी के फॉर्म में पॉल्यूशन कैसे होता है। और ये दो तरीके से हो सकता है। या तो आपने उसको नया नया इंट्रोड्यूस कराया हो, या फिर वो पहले से था बट उसका कंसेंट्रेशन आपने जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया है और उसका जो इम्पैक्ट है वो निगेटिव तरीके से होना स्टार्ट हो गया। देन दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज पॉल्यूशन। तो पहली चीज की मैंने आपको बोला कि ये पार्टिकल्स भी हो सकते हैं या फिर ये आपका एनर्जी भी हो सकता है। तो पार्टिकल्स में कोई भी केमिकल सब्सटेंस आप ले लो। ठीक है, आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हो, आप मीथेन की बात करते हो, आप नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करते हो, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर द पार्टिकल्स या हेवी मेटल्स हो गए। ठीक है, जो पानियों में चले गए तो वो क्या हो गए, वो पार्टिकल्स हो गए। लेकिन यहाँ पे पॉल्यूशन जो है वो एनर्जी के वजह से भी हो सकता है। एनर्जी के फॉर्म में जैसे लाइट, साउंड, हीट, ये भी सारे क्या हैं, दीज आर ऑल्सो द पॉल्यूटेंट्स। इसलिए कल हमने बात करी थी ना, नॉइज पॉल्यूशन की बात करी। तो नॉइज क्या हो गया, नॉइज एक पॉल्यूशन हो गया। और नॉइज क्या है, नॉइज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट पॉल्यूशन आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या हो जा रही है। आप देखोगे जैसे जो बड़े शहर हैं, तो बड़े शहरों के ऊपर आपको तारे नहीं दिखेंगे। एक हमेशा आप कोशिश करोगे आसमान में मैं तारे दिख लूं, आपको पॉसिबल ही नहीं है। एक पीले कलर की धुंध जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, अगर फ्लाइट वगैरह से रात में शहरों के ऊपर से गुजरोगे तो लगेगा कि एक पीला सा उस पर कोहरा सा छपा हुआ है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज द लाइट पोल्यूशन। या जंगली इलाकों में जाकर के वो क्या कर रहे हैं, जहां पे जंगल है वहां पे भी रात में गाड़ियां चल रही हैं, वहां पे भी स्ट्रीट लाइट्स लगा रखे हैं। तो जो जानवरों का रिदम है, जानवरों के लिए तो परेशानी के खड़ा कर रहा है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज ऑल्सो अ पॉल्यूशन। तो तीन चार चीजें क्लियर रखें कि पॉल्यूशन क्या है। वो कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल या एनर्जी, जो कि जब इन्वायरमेंट में जाता है तो वो उसके निगेटिव कंसिक्वेंसेस होते हैं। सेकेंड थिंग कि या तो उसको इंट्रोड्यूस करो या तो कंसेंट्रेशन बढ़ा दो। जैसे अगर एग्जांपल लोगे CO2 का या ले लो CH4 का, तो ये इन्वायरमेंट में आपके पहले से प्रेजेंट थे, आज भी है। लेकिन समस्या क्यों हुई, समस्या हुई क्योंकि CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गया या मीथेन का कंसेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गया। जितना पहले एक बैलेंस बना हुआ था कि जितना CO2 प्रोड्यूस होता था उतना प्लांट्स क्या कर लेते थे, एब्जॉर्ब कर लेते थे, तो आपका बैलेंस बना हुआ था, वो परेशानी खड़ी नहीं कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे आपने क्या कर दिया, आपने फॉसिल फ्यूल को जलाना शुरू किया, एक्सेस में CO2 आपने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, साथ ही साथ पेड़ को भी काटना स्टार्ट कर दिया। तो जो आपका CO2 एब्जॉर्ब कर रहा था प्लांट, उसके नंबर भी आपने कम कर दिया। अब इन दोनों कारणों से हुआ क्या कि CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ गया। CO2 पहले भी था, सिमिलरली CH4 के साथ भी क्या हो गया, यही चीजें होती। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ऐसे भी केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कि आपने इंट्रोड्यूस करा हो। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक। तो प्लास्टिक एनवायरनमेंट में पहले से प्रेजेंट नहीं था, प्लास्टिक को आपने अपने से इंट्रोड्यूस कराया, तो वो क्या हो गया, अब उसके लिए इन्वायरमेंट के पास कोई रास्ता नहीं है कि भाई मैं इसको कैसे खत्म करूं। उसका वो इवॉल्व हुआ होता पहले से, तो इन्वायरमेंट ने कोई ना कोई उसको डिग्रेड करने का रास्ता बना रखा होता। बट वो आपने इंट्रोड्यूस करा है, तो इसके वजह से क्या होगा, वो प्लास्टिक जो है वो एक आपका इंट्रोडक्शन की वजह से वो हार्मफुल होना शुरू हो गया।
तो पॉल्यूटेंट्स किसको कहें, पॉल्यूशन किसको कहेंगे, ये चीज आप समझेंगे, क्लियर रखेंगे। तो ये सारे पॉल्यूटेंट किसको कहेंगे, तो वही सब्सटेंस है एनर्जी जो कि इंट्रोड्यूस करा गया है। पॉल्यूशन इज अबाउट उसके निगेटिव इंपैक्ट के बारे में बात हो रही है। अब निगेटिव इंपैक्ट पॉल्यूशन के क्या क्या हो सकते हैं, जस्ट थिंक ऑफ इट, क्या क्या हो सकता है पॉल्यूशन। आपके पास यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप किस पॉल्यूशन की बात करो, आप ओवरऑल एक बार सोच के देखो कि अगर पॉल्यूशन होता है एनवायरमेंट में किसी भी तरीके का पॉल्यूशन, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जस्ट 4-5 पॉइंट सोचने का प्रयास करो यहाँ पे। ये तो आप नाम गिना रहे हो ना, यू ट्राई टू फाइंड आउट कि इसके इंपैक्ट क्या होंगे। बात समझ में। तो आपका देखो, मैं आपको ब्रॉड आइडिया देता हूँ। वाटर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, नॉइज पोल्यूशन होगा, लाइट पोल्यूशन होगा, प्लास्टिक पोल्यूशन होगा, ई वेस्ट पोल्यूशन होगा, आपका जो है न्यूक्लियर पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जिसको आप कहते हो, ये सारे के सारे पोल्यूशन हो सकते हैं। अब अगर सब में तुम एक एक दो इम्पैक्ट भी सोच सकते हो इसका क्या इंपैक्ट होगा, देन आपका अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है या ऐसे लिखने आ जाता है, सबसे आसान चीज, पॉल्यूशन एक ऐसा डायमेंशन है जिसपे ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। किसी भी ऐसे में उठा करके आप एक पॉल्यूशन का डायमेंशन चाहे तो इंटर कर सकते हो, किसी भी ऐसे को उठा लो, ठीक है। तो वो आपको क्या करेगा, अगर आप सोच पाओगे कि इंपैक्ट क्या होगा तो आपको लिखने में वहां पे आसानी रहेगी, राइट। तो जस्ट थिंक ऑफ इट, क्या हो सकता है। जैसे चलो एक सिंपल ना, एक ऐसे आया था, मूस मोटैया लोढ़ा हुई है, हाथी ना घोड़ा हुई है, इसमें पॉल्यूशन का एंगल ला सकते हो क्या, मैं तो ला दूंगा। जस्ट थिंक ऑफ इट, वो बच्चे जो गरीब इलाकों में है, नहीं वो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं बड़ा होने की, बट एक समस्या उनके सामने पॉल्यूशन की है भैया, इंडोर पॉल्यूशन। नहीं, जो घरों में रहते हैं वहां पे ना पानी साफ मिल रहा है, ना एयर साफ है, और जो बड़े पहले से बड़े लोग बने हुए हैं उनके कर्मों की सजा भी ये बच्चे भुगत रहे हैं। तो भाई सोसाइटी तो दिखा रही है आपको कि तुम कितना भी कर लो, तुम कहां से, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं होगा, एजुकेशन में कहां जाओगे, हेल्थ में खर्च करते रह जाओगे। एक डायमेंशन इंटर करा लिया ना आपने, तो ये आपको फायदा होता है जब आप ब्रॉड सोचना शुरू करोगे कि अच्छा पॉल्यूशन टॉपिक, इसको मैं कहां कहां रिलेट कर सकता हूं, तो आप इसको जहां चाहो रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप जस्ट थिंक ऑफ इट, ये बैठ कर सोच रहा है, कुछ बड़ी चीज नहीं है। एयर पॉल्यूशन होगा तो क्या हो सकता है, इसका नुकसान क्या क्या हो सकता है, आता हूं मैं इसमें, क्योंकि इसकी चर्चा मैं डेफिनेटली कराऊंगा। बट ये था कि आप एक बार सोचो कि अच्छा क्या क्या हो सकता है, बहुत ब्रॉड लेवल पे क्या हो सकता है। पॉल्यूशन की वजह से एक चीज दिख रही है ना, कुछ नहीं दिख रहा तो ग्लोबल वार्मिंग तो दिख ही रही है तुम्हें, देख लो नवंबर चल रहा है, फैन चला रहे हो अभी बैठ के, तो ये कहीं ना कहीं असर जो है आपका पॉल्यूशन का ही तो है। अब अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो पॉल्यूटेंट्स को बहुत से बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। जैसे पॉल्यूटेंट्स को अगर डिवाइड करने जाओगे कि कितने टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। एक डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि पॉल्यूशन का सोर्स क्या है। उसको जब आप देखते हो तो वो दो टाइप के होते हैं, पहला जो है वो पॉइंट सोर्स और दूसरा जो है नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है आपको काफी ज्यादा मात्रा में आप चिन्हित कर पाओगे कि ये जो साइट्स हैं यहां से पॉल्यूशन होता है। जैसे कहीं पे मान लो अगर थर्मल पावर प्लांट है, तो थर्मल पावर प्लांट है तो भैया कोयला जल रहा होगा, और कोयला जल रहा होगा, काफी मात्रा में CO2 CH4 निकल रहा होगा, तो आप बता सकते हो कि भाई ये जो साइट है यहां से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, राइट। या फिर आप मान लो कि कहीं पे आपका सेवेज डिस्पोजल प्लांट है, ठीक है, या वेस्ट वाटर प्लांट है, तो यू नो ना कि यहाँ पे पॉल्यूशन का जो मात्रा होगा वो काफी ज्यादा होगा। गार्बेज डंप्स हैं जहां पे सारा शहर का कचरा जो है वो जाता है, तो आपको पता है कि अगर मुझे पॉल्यूशन बड़े लेवल पे टैकल करना होगा तो इनको अगर मैं टैकल करूं तो काफी आसानी से इनको टैकल किया जा सकता है, इनको चिन्हित किया जा सकता है। तो पॉइंट सोर्सेज हमेशा याद रखना, ये बड़े सोर्सेज है पॉल्यूशन के, जिनको चिन्हित करना काफी आसान है, जिनको टैकल करना बहुत आसान है। दूसरे सोर्सेज होते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज। नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या है, ये डिस्क्रीट हैं, या ये कह सकते हो डिस्पर्स्ड हैं, ये फैले हुए हैं। जैसे हम सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है। एसी चला रहे हैं तो भैया CFC तो निकल रहा है, HFC तो निकल रहा है, घरों से हमारे वेस्ट वाटर तो जा रहा है, राइट। अपने घरों में खाना बना रहे हैं तो वहां से कहीं ना कहीं गैसेस निकल रही हैं, तो हम लोग क्या हो गए, नॉन पॉइंट सोर्सेज हो गए। वो एक जगह पे बहुत ज्यादा नहीं है, बट थोड़ा 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 करके क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको इकट्ठा हो जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, एक तरीका है कि नॉन पॉइंट सोर्सेज एंड पॉइंट सोर्सेज। तो पॉइंट सोर्सेज जो है ये बड़े सोर्सेज हैं, नॉन पॉइंट सोर्सेज जो है ये भी बड़े सोर्सेज हैं, बट ये फैले हुए। अब जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड्स, धान लगी हुई है अभी खेतों में, खूब जम के मीथेन निकल रहा है, लेकिन वो काफी बड़ा एरिया है, काफी फैला हुआ एरिया है, ठीक है। आप उसको एक जगह पार्टिकुलर, अब जैसे इंडस्ट्री में मुझे पॉल्यूशन को कंट्रोल करना हो तो मैं क्या करूंगा भैया, या तो उसकी चिमनी में कुछ काम करवा दूं,
तो सारा का सारा धुआं एक जगह से निकल रहा है, उसको टैकल करना थोड़ा सा ज्यादा आसान है। लेकिन अगर मुझे कहना हो कि राइस फील्ड से मीथेन को कंट्रोल कर लो, जस्ट थिंक ऑफ इट, ये कितना बड़ा टास्क हो जाएगा, राइट? या घरों से निकलने वाले एसी से जो आपको खराब पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं उसको कंट्रोल कर लो, ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सो दिस इज व्हाट अबाउट द पॉइंट सोर्सेज एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज। ठीक है, दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस इन नेचर, कि नेचर में ये कैसे किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। यहां से बेसिक कहने का मतलब ये है, ये यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स को दो भागों में बांटा गया। पहला वो जो नेचर में पहले से थे, ठीक है, नेचर में पहले से थे लेकिन उनका कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से वो अब पॉल्यूटेंट्स का रूप ले चुके हैं। ठीक है, तो वो एग्जांपल मैं आपको बता ही चुका हूं, CO2 CH4, इनको कहते हैं फंड पॉल्यूटेंट्स या क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, कितनी क्वांटिटी, यानी ये पॉल्यूटेंट है कि नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो CO2 एक लेवल तक खतरनाक नहीं है, लेकिन उस लेवल से जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो खतरनाक है। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, दीज आर नोन एज द फंड सोर्सेज या क्वांटिटेटिव सोर्सेज। स्टॉक सोर्सेज क्या है या क्वालिटेटिव सोर्सेज क्या है, ये जो है इन्वायरमेंट में पहले से प्रेजेंट नहीं थे, इसी वजह से इन्वायरमेंट ने इनको मैनेज करने का कोई भी प्रोसेस नहीं बना रखा है। अब अगर आप इसको क्रिएट करोगे, ये धीरे धीरे जमा होते जाएंगे और फ्यूचर जनरेशंस में जाकर कहीं ना कहीं नुकसान ये बड़ा करते जाएंगे। जैसे प्लास्टिक वाला इशू ले लो, तो प्लास्टिक धीरे 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 जमा हो रहा है। प्लास्टिक पिछले 50 60 70 सालों की देन है, ठीक है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि पिछले 50 60 70 सालों में आपने कितना ज्यादा एक्यूमुलेट किया है और वो प्लास्टिक टूट भी नहीं रहा है। आने वाले, जस्ट इमेजिन करो, आने वाले 20 साल 25 साल बाद आप प्लास्टिक कितना ज्यादा बना चुके होंगे। तो एक रिपोर्ट आई थी, उसने कहा कि केवल और केवल अमेजन की जो पैकेजिंग है, जो पैकेजिंग में जितना प्लास्टिक उसने यूज किया है, उससे करीब करीब आप 40 से 45 बार पूरे अर्थ को ढक दोगे। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक दे हैव इन जस्ट 1 ईयर। वो केवल 1 साल का डेटा था। अब वो सही था नहीं था उसको लेकर के विवाद चला, ऑब्वियसली अमेजन ने अपने आप को डिफेंड किया और उस पर तर्क वितर्क हुए। बट अगर ये रिपोर्ट में 10% की भी सच्चाई है, तो जस्ट इमेजिन कि आपने कितना ज्यादा प्लास्टिक केवल 1 साल में एक बड़ी कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। जस्ट थिंक ऑफ इट। तो ये आने वाले 20 साल 25 साल 30 सालों में कहां जाएगा, तो कैंट इवन इमेजिन, हम सोच भी नहीं पा रहे वहां। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, स्टॉक या क्वालिटेटिव, इसको आपने नया नया इंट्रोड्यूस कराया है, और फंड या क्वांटिटेटिव यानी कि इसका नंबर बढ़ने से, ये पहले से थे, इनका नंबर बढ़ने की वजह से अब ये पॉल्यूटेंट्स का रूप ले गए। तीसरा जो है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है यहां पे पॉल्यूटेंट्स जो है, तो कई बार क्या होता है कि पॉल्यूटेंट्स निकला सोर्स से और वो हमेशा उसी फॉर्म में रहेगा। जैसे अगर CO2 कहीं से निकल रहा है तो CO2 क्या होगा, CO2 ही रहेगा। वो जो CO2 के वजह से जो नुकसान पहुंचता है आपको वही पहुंचता रहेगा। लेकिन वही CO2 अगर रिएक्ट कर जाए, जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि अगर ये प्राइमरी सोर्स, मैं बोलूं कि SO2 निकला कहीं से, सल्फर डाइऑक्साइड निकला, तो अब सल्फर डाइऑक्साइड से होने वाले नुकसान इसमें आपको होते रहेंगे। जब तक ये सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तब तक ये एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। लेकिन यही सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होने के बाद आपको क्या कर जाए, H2O के साथ रिएक्ट कर जाए और बना दे सल्फ्यूरिक एसिड, तो अब ये क्या करेगा, अब ये आपको एसिड रेन करा रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका नेचर चेंज हो गया ना, जिस फॉर्म में निकला था उस फॉर्म में अब ये इंपैक्ट नहीं कर रहा है, इसका नेचर चेंज हो चुका है। तो फिर इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो ध्यान रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का डिफरेंस ये है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो होता है वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट हुआ रहता है उसी फॉर्म में रहता है, जिस फॉर्म में वो बाहर निकला रहता है उसी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होंगे कि उसका नेचर चेंज हो जाता है, और नेचर चेंज होने के बाद वो आपको ज्यादा भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऑब्वियसली SO2 से ज्यादा खतरनाक जो है वो एसिड रेन कराएगा। ठीक है, या NO2 निकला तो फिर आपको वो भी क्या कराएगा, वो भी एसिड रेन कराएगा। तो ये आपको क्लियर चीजें रखनी है कि इस तरीके से पॉल्यूटेंट्स को कई लेवल पे डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पोजल, कि क्या अर्थ में इसके अर्थ के पास इसको लेकर के आपको वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये खत्म कर सकता है कि नहीं उसको। तो ऑब्वियसली बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या है कि नेचर में ये एक टाइम के बाद पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल में इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो प्लास्टिक जो है वो 300-400 साल में जाके कहीं ना कहीं ये होगा। जो हम ये कैंस वगैरह यूज करते हैं ये भी काफी लंबे टाइम तक जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। एल्यूमिनियम कैंस जो होते हैं ये काफी लंबे टाइम तक जो है आपको एग्जिस्ट करेगा। DDT जो यूज होता है
ठीक है, ये क्या होता है, डीडीटी बहुत सारे कंट्रीज में बैन है। क्यों बैन है? क्योंकि भाई ये इन्वायरमेंट में है जो काफी लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनसे एक बहुत बड़ी समस्या क्या है, जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनके साथ एक बड़ी समस्या है बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, आपको नहीं खत्म हो रहा है उनमें एक समस्या हो जाती है कि ये बायो एक्यूमुलेट करते हैं। बायो एक्यूमुलेट का मतलब है कि किसी भी तरीके, किसी भी ट्रॉपिक लेवल के जानवर में ये धीरे धीरे अपना कंसेंट्रेशन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसे सिंपल से एग्जांपल ले लो, घास है, अब इस घास पे आप पेस्टिसाइड डाल रहे हो सकता है इस पेस्टिसाइड में कोई हार्मफुल केमिकल हो जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आज के डेट में सिंथेटिक केमिकल्स बहुत सारे बन रहे हैं। अब ये बकरी है, इसमें ये बकरी आके खाती है इसको, तो ये घास में आपने डाल रहे हो, पर डे ये बकरी क्या कर रही है, लेट सपोज कि 100 ग्राम घास खा रही है और पर 100 ग्राम में 1 ग्राम जो है वो केमिकल है। अब 10 दिन घास खाएगी तो इसके पास क्या हो गया, पर डे 1 ग्राम केमिकल वो अपने अंदर एक्यूमुलेट कर रही है, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है। साथ ही साथ ये जो केमिकल है, इसमें एक्यूमुलेट होने के लिए एक और कंडीशन होना चाहिए कि वो वाटर में सोल्यूबल ना हो, यानी फैट सोल्यूबल है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि चलो वो केमिकल फैट सोल्यूबल है, तो उस केस में 10 दिन में धीरे धीरे करके इसने क्या कर लिया, अपने अंदर में 10 ग्राम केमिकल को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लिया, और नेक्स्ट 10 दिन खाएगी तो 20 ग्राम। तो ये जो प्रोसेस है कि धीरे धीरे करके आपके अंदर सिंगल जानवर या सिंगल ट्रॉपिक लेवल के अंदर वो कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो उसको कहा जाता है बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, अब यहां से कोई पर्सन आया, इसने बोला कि रुक जाओ, ये बकरी मुझे दे दो। ठीक है, इसने बकरी को मार के खाया, ठीक है, और वो बकरी के अंदर में 20 ग्राम जो था वो केमिकल था। अब ये बकरी खा गया, इसके अंदर डायरेक्टली केमिकल कितना पहुंचा, 20 ग्राम केमिकल इसके अंदर में डायरेक्टली पहुंचा। इस प्रोसेस को, जहां पे केमिकल एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर हो गया, उसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ बायो मैग्निफिकेशन। तो ये दो टर्म क्लियर रखेंगे। बायो एक्यूमुलेशन में सेम लेवल में बात होती है कि सेम लेवल में विद टाइम आपने कितना इकट्ठा कर रखा है, कितना एक्यूमुलेट कर रखा है। ठीक है, कहते हैं ना वेल्थ एक्यूमुलेटेड, कितना पैसा आपने जमा कर रखा है, तो यहाँ पे कितना पॉल्यूटेंट आपने अपने बॉडी के अंदर में जमा कर रखा है। बायो मैग्निफिकेशन मतलब जब एक लेवल से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगी, एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर होगी, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ बायो मैग्निफिकेशन। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की बात करोगे तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, एक एक करके इसमें कुछ मेजर वाले देखेंगे। एयर एंड वाटर जो है काफी कॉमन है, नॉइज की चर्चा हमने काफी कर ली थी। ठीक है, सॉइल वगैरह को आप ज्योग्राफी के साथ ही वहां पे थोड़ा सा आप चर्चा कर लेते हो कि सॉइल में क्या पॉल्यूशन वाला इशू है। ठीक है, थर्मल रेडियल बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। तो मेजर जो आपके सामने समस्या दिख रही है वो है एयर पोल्यूशन की और वाटर पोल्यूशन की। काफी कॉमन है, बड़े स्केल पे है, और इसका इम्पैक्ट भी जो है वो काफी ज्यादा है। इसीलिए आप देखोगे कि हमेशा, अभी बाकू में हो रहा था ना आपका कॉन्फ्रेंस, कि भाई क्या किया जाए, अजरबैजान बाकू में चल रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की, कैसे आपको इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया जाए। तो इसीलिए वर्ल्ड लेवल पे भी इसकी चर्चा काफी ज्यादा है। यहां तक ठीक है, एक बेसिक आइडिया कि पॉल्यूटेंट्स है क्या, पॉल्यूशन है क्या, कितने टाइप के हो सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू एयर पॉल्यूशन। अब जो है एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या, कि जरूरत से जो, जिसकी जरूरत नहीं थी, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस सब्सटेंसेस हो एयर में, जिनका जरूरत से ज्यादा कंसेंट्रेशन बढ़ जाए, और जरूरत से ज्यादा कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, देन इज व्हाट, देन इट इज एन एयर पॉल्यूशन। एग्जांपल के रूप में आप देख लो, सिंपल सा पार्टिकुलेट मैटर सबसे बड़ा जो समस्या है भारत में, सबसे बड़ी समस्या जो है इन पार्टिकुलेट मैटर्स की है। आई विल कम ऑन टू इट कि पार्टिकुलेट मैटर्स हैं क्या। इसके अलावा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ये बहुत सारे, जो भी आपको जैसे पेट्रोल, डीजल, सिगरेट वगैरह जलाते हो, उनसे ये जो है आपको रिलीज होते हैं। लेड जो है, लेड एक बड़ी समस्या, पहले तो लेडेड पेट्रोल आता था, याद करो गाड़ियों में होता था कि अनलेडेड पेट्रोल लिखा होता था, कहीं कहीं ये पे आप जाओगे तो, पेट्रोल पंप पे जाओगे तो, ठीक है, तो लेड यूज होता था। ग्राउंड लेवल ओजोन, ओजोन वैसे तो आपको फायदेमंद है अगर ऊपर के लेयर में रहे, तो स्ट्रेटोस्फीयर में रहे तो फिर ओजोन आपके लिए फायदेमंद है, बट अगर ओजोन ग्राउंड पे आना शुरू हो जाए तो फिर ये काफी आपके लिए खतरनाक बन जाता है। SO2 हो गया, बेंजीन, CO, NO2, बहुत सारे हैं, वी विल कम ऑन टू इट वन बाय वन। सो मेन कॉजेज क्या है एयर पॉल्यूशन के, सबसे बड़े कारण। अभी देखो दिल्ली ठंड आ गई है, रोज न्यूज में चर्चा होगी,
कि दिल्ली जो है हीट चैम्बर बना हुआ है, बिना पिए है जो 20 सिगरेट आप ऐसे ही पी रहे हो तो और पी लो, ठीक है 10 और बढ़ा दो, क्या दिक्कत है, जल्दी निपट लो। हाँ 100 सिगरेट हो जा रहा है। हाँ तो ठीक, तो मेन कॉजेज क्या है एयर पॉल्यूशन के? मेजर कॉजेज देखो, कॉजेज बहुत सारे आप लिख सकते हो, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेजर 3-4 कॉजेज क्या हो सकते हैं? सबसे सिंपल बात, बायोमास बर्निंग। दिल्ली वाला कुछ ना समझ में आए सोच लेता कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, पूरे देश में वैसे ही बढ़ रहा है, ठीक है। दिल्ली का कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन वैसी हो जाती है कि वहां पे जो पॉल्यूशन आता है वो इकट्ठा हो जाता है, लेकिन वो समस्या पूरे देश की है, ना केवल पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की है वो समस्या। तो सबसे बड़ा जो कारण है दैट इज द बर्निंग ऑफ फायरवुड बायोमास। हमारे यहाँ वहां पे क्या इशू चल रहा है? स्टबल बर्निंग वाला चल रहा है, पराली जलने वाला। वो फाइन लगेगा, वो कुछ नहीं, फाइन तो बहुत होता है, वो चुनिंदा कुछ लोग पकड़े जाएंगे, ठीक है, तो फाइन लगाएगा कौन? देखो फाइन कौन लगाएगा? पुलिस जाएगी, तो एक काम करो 2002 हमें को काम खत्म हो गया, ये एक और करप्शन का जरिया बन जाता है। हाँ तो वही है ना, अब देखो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले क्या मतलब, जनरली ट्रैफिक पुलिस में क्या हो गया, सब जगह कैमरा लगा कि भाई चालान कटेगा, ठीक है, तो कैमरा लगा तो बोलता है काम करो 200 रुपया दो, नहीं तो 2000 का चालान काटेंगे, तो 200 तो वैसे तो अब धीरे धीरे, अरे तो वो नहीं लेता है भाई, वो भी नहीं लेता है, हाँ तो ऐसा ही है ना, और बाकी लोग अरे सुनो मैं बताता हूँ होता क्या है, जो बाकी लोग है ना, तो एसआई तुम्हारा आके गाड़ी नहीं रोकता है, ठीक है, एसआई जाके बैठा रहता है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट जाके तुम उसको दिखाना बोलता है ना तुमको, वहां पे बेटा तुमको जाना ही नहीं है भाई एसआई के पास, तुम यही देकर डील खत्म करो, तुम जाओगे तब तो बात करोगे। तो ये चीजें देखो, करप्शन जो है ऐसा समस्या है, आप इसको टैकल करने का रास्ता निकालो, जो करने वाले हैं उसको करने का रास्ता निकालते रहेंगे, ये रास्ता मतलब ये एक बराबर युद्ध है जो चलती रहेगी, ये खत्म नहीं होने वाली, कम हो सकती है ज्यादा हो सकती है, लेकिन आप इमेजिन कर लो कि नहीं दुनिया में करप्शन नहीं होगा, भारत के टाइम से करप्शन चल रहा है यार, करप्शन ही तो था वो। हाँ? ये चलता रहेगा, ठीक है, तो बायो, अच्छा चलो डाइवर्ट हो रहे हैं टॉपिक से। स्टबल बर्निंग एक बहुत बड़ा कारण, तो आप सिंपली इसको स्टबल बर्निंग हटा के लेके आ जाओ बायोमास बर्निंग। अब कहीं पे भी बायोमास बर्निंग हो रही है तो इसके वजह से क्या होगा, बहुत सारे हार्मफुल गैसेस, कुछ नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे निकलता है, ठीक है, आपका SO2 सबसे निकलता है, NO2 सबसे निकलता है, ये काफी कॉमन पॉल्यूटेंट्स है जो कहीं पे भी बायोमास बर्निंग होगी ये निकलना शुरू करेंगे। पार्टिकुलेट मैटर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो निकलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, आप कहीं पे भी कुछ भी जलाते हो तो देखोगे कुछ नहीं तो स्मोक तो निकल रहा है, तो स्मोक में देखोगे तो काला काला छोटा छोटा पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकुलेट मैटर है, साथ साथ हार्मफुल 3-4 गैसेज लिख लेने का है, वही यहाँ से निकलेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग। आज के डेट में जहां पे भी देखो फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल डीजल की सारी गाड़ियां हैं, अब जो भी गाड़ियां हैं पेट्रोल डीजल सी, वो दोनों ही सॉक्स एंड नॉक्स के एमिशन करती है, SO2 NO2 या वेरियस अदर इस तरीके के जो आपको कंपाउंड्स हैं, वो ये क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है आपके यहाँ पॉल्यूशन का बढ़ना, भाई गाड़ियां बढ़ रही हैं, पॉल्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, जिस शहर में चले जाओ यहाँ पे गाड़ियां कम है वहां पे आपको पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली कम दिखती। अब तुम इमेजिन करोगे भाई पटना में पॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली होगा, एक तो पटना में धूल इतनी ज्यादा होती है और ऊपर से गाड़ियां इतनी जाम लगी हुई है, तो आप अभी देख रहे होगे छठ के टाइम में थोड़ा सा पॉल्यूशन कम हुआ था क्योंकि भीड़ कम थी, कुछ दिनों के लिए 1-2 दिन जो है शहरों पे भीड़ कम थी, आप सुबह सुबह निकलोगे तो आपको फील होगा कि भाई उतना मतलब ये नहीं हो रहा, ठीक है, तो पॉल्यूशन हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा ऑब्वियसली गार्बेज डंपिंग जो हो रही है, गार्बेज डंपिंग होगी तो वहां पे बर्निंग, तो प्लास्टिक वगैरह जो बर्न किया जाता है, सारे के सारे प्लास्टिक फोम आइटम्स, रेफ्रिजरेटर लिख हर किसी के पास कूलिंग डिवाइसेज आज की डेट में, हर किसी के पास, ठीक है, तो एसी एंड फ्रिज इतने कॉमन हो चुके हैं, तो एसी एंड फ्रिज क्या निकालते हैं, CFC HFC रिलीज तो करते ही है, हीट तो रिलीज करते ही है, तो कहां जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि ये जो है ना हम लोग एक साइकिल में फंस चुके हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे तुम एसी और रेफ्रिजरेटर का यूज करोगे, बढ़ाओगे, और जितना एसी और रेफ्रिजरेटर का यूज बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा फिर से पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन और हीट दोनों बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक ऐसे साइकिल में फंस चुके हो, इससे बाहर निकलने का रास्ता जो है वो काफी मुश्किल दिख रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है बट बहुत मुश्किल दिख रहा है, हम नहीं कर पाएंगे शायद। इसके अलावा ऑब्वियसली वोल्केनिक इरप्शन हो गए, फॉरेस्ट फायर्स हो गए, ये काफी कॉमन है, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो वहां पे भी पॉल्यूशन होगा, फॉरेस्ट फायर जंगलों में आग लगना बहुत कॉमन, रिपोर्ट आई इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे करके
कि यहाँ पे भारत में करीब करीब 1/3 से ज्यादा ऑलमोस्ट जो है वो आपके फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट फायर को लेकर के प्रोन है। 21% या 24% उसने दिया हुआ था जो एक्सट्रीमली प्रोन है। हर बार न्यूज आ रही थी कि उत्तराखंड में रोज फॉरेस्ट में आग लग रही है, यहाँ ओडिशा में सिंपलीपाल वाले रीजन में रोज फॉरेस्ट में आग लग रही है। तो भाई फॉरेस्ट में आग लग रही तो कहाँ जा रहा है? ये मैं इंडिया स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड लेवल पे बात करोगे, देखना इस बार यूके, इटली, फ्रांस हर जगह जल रहा था। ठीक है, अभी कैलिफोर्नियन फॉरेस्ट फायर इतने फेमस हुए, ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर काफी फेमस हुए। तो ये सब कहाँ जा रहा है? ठीक है, साथ ही साथ और कुछ नहीं तो आजकल बॉम्ब का यूज तो बढ़ ही गया है। यूक्रेन वाला वॉर चला, इजराइल वाला वॉर, यही इस समय मीम भी बन रहा था कि भैया ये लोग इतना पटाखा फोड़ दिए, पॉल्यूशन नहीं बढ़ा। दिवाली में हम 4 पटाखे फोड़ देते हैं, पॉल्यूशन बढ़ जाता है। ठीक है तो ये याद रखना। इसके अलावा लाइफ स्टॉक जो है मीथेन, जितने भी लाइफ स्टॉक होंगे, जितने राइस फील्ड होंगे और जितने लाइफ स्टॉक होंगे, ये मीथेन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, बहुत बड़ा। लाइफ स्टॉक जो भी आपको घास खाने वाले जानवर है ना, वो सारे के सारे मीथेन को रिलीज करते हैं। और CO2 के बाद मीथेन जो है वो दूसरे नंबर पे सबसे खतरनाक गैस है विद फॉर द ग्लोबल वार्मिंग के नजरिए से। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग भी एक पॉल्यूशन का इम्पैक्ट ही तो है। जरूरत से ज्यादा मीथेन हो गया तो उसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है। इसी वजह से अभी के डेट में एक चर्चा चली थी न्यूजीलैंड में कि आप क्या करो, इन जानवरों पे जो लोग एक्स्ट्रा लाइफ स्टॉक रखते हैं आप उन पे भी टैक्स लगाओ, क्योंकि ये क्या है, ये पॉल्यूशन टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। अगर मैं गाड़ी रखता हूं तो भाई मैं तो पॉल्यूशन टेस्ट कराता हूं, मैं उससे कुछ पैसे भरता हूं। ठीक है, कि मेरा पॉल्यूशन एक लिमिट से ज्यादा होगा तो मुझे फाइन भी देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो जो लाइफ स्टॉक रख रहे हैं वो भी तो मीथेन रिलीज करा रहे हैं, उन पे कोई टैक्स क्यों नहीं? तो इसको लेकर के बहस आई थी, बीच में कुछ दिन चली थी। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स बहुत कॉमन है, जहां पे भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में अगेन कोल जलाओगे, कोयला जला रहे हो तो वही सारी चीजें निकल के आ रही है। फिर से CO2, CH4, NO2, SO2, पार्टिकुलेट मैटर का बहुत बड़ा सोर्स दिल्ली में पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है उसका बदरपुर पावर प्लांट जो है। तो बदरपुर पास में है दिल्ली के, थर्मल पावर प्लांट है, पूरे दिल्ली की सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की कराता है, कहाँ जाएगा पॉल्यूटेंट्स? ठीक है, तो वो सारे के सारे ये जो कारण, तो पॉल्यूशन के लिए सोचना नहीं क्या करो, कुछ भी सोच लो भैया। उसके अलावा बारिश नहीं होती, ठंड के टाइम है, बारिश नहीं होगी तो पॉल्यूशन आपका नीचे जाएगा नहीं, हवा में ही घूम रहा है। दिल्ली का एक बहुत बड़ा कारण है कि बारिश होगी नहीं इस टाइम में, और वहां से उधर से पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और आके दिल्ली में हवा का स्पीड स्लो हो जाता है। अब दिल्ली में आके हवा का स्पीड स्लो हो जाता है तो सारा पॉल्यूशन आके यहाँ पे क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, धीरे 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 वो गैस चैम्बर बन जाता है। ठीक है, तो ये आप कॉजेज के रूप में इसको याद रखेंगे। कॉजेज से ज्यादा अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स को ध्यान रखना है। जब आप टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स की बात करोगे, मेजरली 2 टाइप के एयर पॉल्यूटेंट्स आप डिवाइड कर सकते हो। एक जो है पार्टिकुलेट्स, या इन्हीं को कहा जाता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो SPM लिखा जाता है। SPM, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये क्या है, ये छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हवा में क्या है, ये आपको हवा में आपको सस्पेंडेड है या फैले हुए हैं। 2 टाइप के यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं जनरली पॉल्यूशन के लिए। एक को कहा जाता है PM10 और दूसरे को कहा जाता है PM2.5। PM10 वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज जो है 10 माइक्रोमीटर तक होता है। तो 10 माइक्रोमीटर से 2.5, 10 माइक्रोमीटर के आसपास के साइज के जो भी आपको पार्टिकल्स होंगे, दे विल बी नोन बाय द नेम ऑफ PM10। और इससे छोटे छोटे हो गए एंड 2.5 माइक्रोमीटर तक, तो फिर इनको कहा जाता है PM2.5। जनरली पॉल्यूशन किसी शहर में कितना है, या जब एयर क्वालिटी इंडेक्स हम नापते हैं उसमें इन PM10 एंड PM2.5 को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो PM10 का मतलब है उसका माइक्रोमीटर में साइज है, साइज जो है पार्टिकल कितना छोटा है। अब इसके साथ नुकसान ये है कि आराम से हमारे सांस के साथ अंदर चले जाते हैं, सबसे बड़ी नुकसान। ठीक है, तो डायरेक्टली आपके लंग्स में ये इंटर कर जाते हैं दोनों। ऑब्वियसली जब 10 इंटर कर रहे हैं 2.5 तो और छोटा है। 2.5 इतना खतरनाक है कि ये आपके ब्लड स्ट्रीम तक जा सकता है आराम से, इसका साइज इतना छोटा है। आराम से जाकर के ये लंग्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनमें जाके ये सेटल हो सकता है। तो इसीलिए वो 10 सिगरेट वाली बात इसीलिए कही जाती है, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर जो जहां पे ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर होगा वहां पे क्या होगा, इस तरीके की समस्याएं हो जाएंगी। अब ये पार्टिकुलेट मैटर बना किससे होता है, कुछ नहीं, धूल है, छोटे छोटे धूल के कण है, वो पार्टिकुलेट मैटर है। सिगरेट पीते हो छोटे छोटे कण बाहर निकलते हैं, वो पार्टिकुलेट मैटर है। आपको उसके अलावा जो कहीं पे मान लो जैसे घरों में सफाई उफाई चली अभी जम करके पार्टिकुलेट मैटर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ये सारे के सारे जो है दीज आर और पार्टिकुलेट मैटर। या कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, कहीं पे काम चल रहा है,
कंस्ट्रक्शन का आप वहां पे जाके देख रहे हो, आपको सांस लेने में थोड़ा अजीब फील होता है, कुछ नहीं, पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा है। सबसे ज्यादा आज के डेट में कहानी चली हुई है कि ये बनाएंगे हम क्या बोलते हैं, दिल्ली में बंद करा देता है जब वहां पे पोल्यूशन बढ़ता है तो, कि कोयले पे जो है अच्छे से रोस्ट करके चिकन चलना चाहिए। उन्होंने बोला भैया ऐसे ही पॉल्यूशन है, तुम और कोयला जला रहे हो, गैस पे जलाओ। ठीक है, आज के डेट में है ना कि चाय बनना चाहिए तो भाई तो कोयला कोयला वाला थोड़ा ज्यादा मजा आता है, तो कोयला जलता है तो पार्टिकुलेट मैटर वहां से भी रिलीज होता है। और ये सारे कुल मिला के कारण आपके पार्टिकुलेट मैटर आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मेजर जो इनका इश्यू है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कराने का सबसे बड़ा कारण इन्हीं का है। कुछ लोगों में ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर उनको न्यूमोकोनियोसिस जैसी बीमारियां भी हो जाती है, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां होने लगती है। ठीक है, तो मतलब एक लेवल के बाद जो है सांस लेने में काफी ज्यादा कठिनाई होनी शुरू हो सकती है। और सबसे कॉमन, आप यहाँ पे बोरी रोड चौराहे पे थोड़ा दिन में जब ट्रैफिक बढ़ेगा थोड़ी देर खड़े हो जाओ, देखो आपको कैसा फील होना स्टार्ट हो जाएगा, आधे घंटे खड़े रहना फिर मजा आने लगेगा। पेट्रोल डीजल का आएगा और वहां पर भी पार्टिकुलेट मैटर होगी। हमारे यहाँ गाड़ियां तो बहुत ही अनरिस्ट्रिक्टेड चलती है, बहुत ज्यादा, मतलब जैसे अब क्या होता है दिल्ली में 10 साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी, तो वहां से इसीलिए सस्ती गाड़ियां मिल भी जाती है हमें। हमारे यहाँ वैसा कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो पुरानी गाड़ियां जैसे जैसे पुरानी होती है ये पीएम पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा रिलीज करना स्टार्ट करती है। सब बाहर से, मतलब लोग जाके ना, जितने कार, बहुत सारे लोग कार वगैरह खरीद के लेके आते हैं, वो लगन में कार चलाना होता है, खूब भाड़े पे देना होता है, तो नया कार कौन खरीदे जाए, चले जाओ दिल्ली 3-4 लाख में उठा के लेके चले जाओगे, अच्छा गाड़ी मिल जाएगा। तो वो इसलिए अच्छा मिल जाता है क्योंकि वहां पे 10 साल के बाद अलाउड नहीं है। हाँ, बंगाल से आता है, झारखंड से भी आ जाता है, रांची वाची से आ जाता है खूब यहाँ पे गाड़ियां। ठीक है, तो पार्टिकुलेट मैटर को याद रखना, और ये काफी मेजर पैरामीटर है आपको एयर पोल्यूटेंट्स को नापने का। इसके अलावा अब पार्टिकुलेट मैटर्स के टाइप कई तरीके से हो सकते हैं। जैसे सिंपल एक टर्म यूज किया जाता है, दैट इज द एरोसोल। एरोसोल का मतलब क्या, सिंपली एरोसोल इज द टर्म। अब सिंपली आपसे पूछ लिया कि एरोसोल है क्या, कुछ नहीं है। एरोसोल कोई भी एक पार्टिकल, एक मैटर है, उसमें दूसरा मैटर जो है वो सस्पेंडेड है। तो यहाँ पे जब एरोसोल की बात होती है तो यहाँ पे ये छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि क्या है, एयर में सस्पेंडेड है। तो दिस पार्टिकुलेट मैटर्स आर लाइक एरोसोल का काम करते हैं ये। ठीक है, और ये पार्टिकल्स क्या हो सकता है, ये पार्टिकल सॉलिड भी हो सकता है और ये पार्टिकल लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे डस्ट है, तो डस्ट कुछ नहीं, डस्ट एक एरोसोल है, सॉलिड पार्टिकल्स है यहाँ पे जो कि हवा में क्या है, सस्पेंडेड है। देखो PM10 से ज्यादा होगा, उसका साइज 10 से PM10 से ज्यादा होगा, तब वो इतना खतरनाक नहीं हो पाता। कारण ये है कि PM10 से ज्यादा होगा तो धीरे धीरे वो जमीन पे सेटल डाउन कर जाता है, लेकिन PM10 जो है ये हवा पे, जमीन पे सेटल डाउन नहीं करता, ये हवा में घूमते रहता है, इसलिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब आप ब्रीथ करोगे तो आप उसको अंदर ले लोगे। ठीक है, इसके अलावा मिस्ट, मिस्ट जो है, मिस्ट इज नथिंग बट अ टर्म, ये एरोसोल है, लिक्विड ड्रॉपलेट से बना होगा, खास करके जैसे आपको केमिकल्स होते हैं जनरली, तो फिर ये मिस्ट का रूप लेंगे। अगेन स्मोक, जब आप इसको बोलते हो तो स्मोक में भी क्या है, स्मोक में आपको कुछ नहीं, सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स हैं जो कि क्या हुए हैं, हवा में सस्पेंडेड है। तो स्मोक भी क्या होता है, स्मोक नॉर्मल हवा से हल्का होता है, तो वो हवा में आपका फैलता रहेगा। इसके अलावा फ्यूम्स, फ्यूम्स क्या है, देखो फ्यूम का प्रोडक्शन कब होता है, फ्यूम जब है कोई भी सॉलिड आपका गैसियस मटेरियल में डायरेक्टली चेंज होगा, यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली वो गैसियस मटेरियल में चेंज होगा। कोई एक बहुत गर्म बर्तन है, ठीक है, और वो गर्म बर्तन मान के चलो आपका कि जैसे मान लो कोई कॉपर है या उस तरीके का बर्तन है, आप उस पर डायरेक्टली पानी मारो, यू विल फाइंड डायरेक्टली वो गैसियस वेपर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म को बाईपास करके सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज होता है, तो फिर उसको कहते हैं फ्यूम्स। ठीक है, ये फ्यूम्स भी नथिंग बट दे आर सेम एज द स्मोक। इसके अलावा फॉग एंड स्मॉग, ये काफी कॉमन चीजें हैं जो पार्टिकुलेट्स के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर से कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप सिगरेट से लेके कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन वेस्ट, डस्ट, ये सारे के सारे जो हैं कारण बनते हैं आपको सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स का। नाउ स्मॉग थोड़ा सा, हालांकि इसकी चर्चा कराई थी किसी क्लास में, बताया था इसके बारे में, बट स्मॉग के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेना कि स्मॉग कुछ नहीं है, स्मॉग इज द स्मोक प्लस फॉग से इसको लेकर के बनाया गया है कि ये जो है दिस इज द स्मोक। अब फॉग क्या होता है, तो फॉग ज्योग्राफी में आपने ड्यू, फॉग, फ्रॉस्ट जैसी चीजें पढ़ी होगी। तो फॉग क्या है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं जो कि हवा में सस्पेंडेड है, दैट इज सिंपली द आपका फॉग है। ड्यू क्या होता है, वही लिक्विड ड्रॉपलेट जब सरफेस पे गिर जाते हैं तो दैट बिकम्स द ड्यू। ठीक है, तो ड्यू एंड फॉग के बीच का ये डिफरेंस है। अब फॉग के साथ स्मोक का रहना, देन दैट इज नोन एज स्मोक। लेकिन हालांकि जब थोड़ा इसके डिटेल में देखोगे तो यहाँ पे जरूरी नहीं है फॉग का फॉर्मेशन, वो सिंपली पॉल्यूशन की वजह से हो जाता है। अब स्मॉग को दो टाइप्स में बांटा गया है।
पहले को कहते हैं क्लासिकल स्मॉग और दूसरे को कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। काफी फेमस क्वेश्चन कि क्लासिकल स्मॉग कैसे बनता है, फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बनता है, क्या इसके नाम है, ठीक है, किस रीजन में बनता है। तो ध्यान रखना, क्लासिकल स्मॉग इसी को सल्फरस स्मॉग भी कहते हैं, इसी को लंदन स्मॉग भी कहते हैं, इसी को रिड्यूसिंग स्मॉग भी कहते हैं, इसी को विंटर स्मॉग भी कहते हैं, इसी को आपको विंटर स्मॉग भी कहते हैं। ये सारे के सारे नाम सेम है क्लासिकल स्मॉग के लिए। विंटर स्मॉग तो नाम से आपको समझ में आएगा, विंटर यानी ठंड वाले इलाकों में इस तरीके के स्मॉग का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपली पूछ लिया कि ठंड में जो स्मॉग बनता है वो कौन सा है, क्लासिकल है या फोटोकेमिकल है, दैट इज सिंपली द क्लासिकल स्मॉग। या इसीलिए लंदन, क्योंकि लंदन वैसे भी ठंडा इलाका है, तो वहां पे आपको बनता हुआ दिखेगा। इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। जहां पे एक्सेस में सल्फर प्रोड्यूस हो रहा होगा वहां पे, और ठंड का मौसम हो, तो वहां पे फॉर्मेशन होता है आपका सल्फरस स्मॉग का। ये जो सल्फरस स्मॉग है, ये इसका जो SO2 का मेन सोर्स है, दैट इज फॉसिल फ्यूल। तो जहां पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा होंगी, जहां पे थर्मल प्लांट्स ज्यादा होंगे, वहां पे ठंड वाले इलाकों में क्या बनेगा, वहां पे बनेगा स्मॉग। ये काफी बड़ी समस्या बन गई थी इंग्लैंड में, जब वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो काफी ज्यादा कंपनी जो है वही बड़े बड़े शहरों के आसपास बन रही थी, और वहां पे ऐसे भी टेम्परेचर कम रहता है, तो देखा लोगों ने कि एक अलग सा धुंध जो है वो फैल रहा है। देन उसी के बेसिस पे इसका नाम जो है लंदन स्मॉग रखा भी गया है। हमारे यहाँ ठंड में दिल्ली में स्मॉग बनेगी, वो दैट विल बी द सल्फरस स्मॉग, क्योंकि जम के वहां पे क्या है, बदरपुर पावर प्लांट बताया, बाकी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह वहां पे काफी ज्यादा दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, ठीक है। साथ ही साथ पराली जल रही है, तो वहां से आपका खूब सारा सल्फर जो है ये भी आपको मिल जाता है, एंड वहां पे आपका क्लासिकल स्मॉग का फॉर्मेशन होगा। दूसरे जो है, दिस इज द फोटोकेमिकल स्मॉग, इसको लंदन स्मॉग भी कहा, सॉरी, लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहा जाता है, लॉस एंजलिस स्मॉग, इसी को समर स्मॉग, इसी को ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी कहा जाता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, इसको रिड्यूसिंग, इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। ये जो है ये गर्म इलाकों में जनरली बनते हुए देखा गया है। इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज दिस नॉक्स एमिशन। इसका क्या है, SO2 है, इसका नॉक्स है। तो गाड़ियों से, यहाँ पे जनरली ऑटोमोबाइल वगैरह बहुत ज्यादा है वहां पे, और गर्म इलाका है, तो होता ये है कि ये बहुत सारे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से लिखना। एग्जाम्पल जैसे बेंजीन हो गया, तो बेंजीन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन प्लस ये नॉक्स रहेगा, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में, यहाँ पे सनलाइट का प्रेजेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सनलाइट के प्रेजेंस में आपको ओजोन का फॉर्मेशन करता है, ये आपको PaH का, ठीक है, PaH का जो है आपको, सॉरी, पूरा चला जाएगा, ये आपको O3 प्लस पैन यानी पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट्स, ठीक है, और साथ ही साथ ये आपको फॉर्मेशन करता है फॉर्मल्डिहाइड्स का। और ये सारे के सारे जो हैं हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ये आपका इनका फॉर्मेशन करता है। और ये इसमें से तो जैसे ओजोन है या पैन, ये पैन जो है ये काफी खतरनाक बन जाता है, ये इवन कार्सिनोजेनिक है, यानी इसका इसका काफी देर तक कंसेंट्रेशन आपके अंदर गया तो कैंसर काफी कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी समस्याएं जो हैं वो स्मॉग के साथ दिखेंगी। स्मॉग से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपली क्लासिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है, किसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ठीक है। तो क्लासिकल स्मॉग ध्यान रखेंगे, क्लासिकल लंदन क्लासिक जगह है, ठीक है, लंदन क्लासिक जगह है, तो लंदन ठंडा इलाके में बनता है, ठीक है। और ठंडे इलाके में लंदन में बना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले हुआ था, इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्स, इंडस्ट्रीज वाले मेन सोर्स, तो इसके वहां से सल्फर डाइऑक्साइड काफी ज्यादा रिलीज हो रहा है। दूसरा फोटोकेमिकल, नाम से क्लियर हो जा रहा है, फोटो है एंड केमिकल है। फोटो है तो लाइट है, लाइट है यानी सनलाइट है, ठीक है, तो सनलाइट है तो गर्म इलाके में होगा, तो वहां से फिर आपका लॉस एंजलिस स्मॉग वहां से, ठीक है। इसका ओजोन का फॉर्मेशन, तो ऐसे भी सनलाइट और ओजोन साथ में चलता है, यहाँ पे जनरली हम लोग करते हैं ना, सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है ओजोन, यहाँ पे सनलाइट ओजोन को बना रहा है, ठीक है। तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस कंफ्यूज ना करोगे, इसलिए याद करने के लिए कोई ना कोई आपको टेक्निक बनानी पड़ेगी यहाँ से। तो ये है आपका स्मॉग का बेसिक आइडिया। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो एक हमने टाइप देखा है, दैट इज द आपका पार्टिकुलेट या सस्पेंडेड जो पार्टिकुलेट मैटर है वो टाइप का स्मॉग, वहां से उसका एक थोड़ा सा उसका डिस्कशन उसी के साथ करा लिया। यहाँ पे जो दूसरा टाइप है, वो दूसरा टाइप है आपका गैसियस पॉल्यूटेंट्स का, और ये गैसियस पॉल्यूटेंट्स
जो जनरली गैसेज है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे मैंने करीब करीब मेजर वाले 9-10 गैसेज बता दिए हैं, ठीक है। इन गैसेज का आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो इनका सोर्स क्या है, कहां से ये रिलीज होते हैं, और दूसरा इनका इम्पैक्ट क्या है, कैसे ये परेशान करते हैं। क्योंकि कुछ खास गैसेज कुछ खास तरीके की परेशानियों को जन्म देते हैं, तो उसका अपने को याद रखना है। जैसे सबसे पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, काफी फेमस गैस, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन कैसे होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जल रहा है और वहां पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट है तो फॉर्मेशन होगा CO2 का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो याद रखना कि इसीलिए इसको कहते हैं कई बार कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। इनकम्प्लीट कंबशन, अगर कंप्लीट कंबशन हो जाता, कंप्लीट जल जाता वो, तो फिर CO2 बना होता, ठीक है। लेकिन जैसे ही इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, अधूरा जला वो, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मेशन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इतना खतरनाक है कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये उनके साथ अटैच हो जाता है। अब उसके साथ अटैच हो जाता है तो हमारी रेड ब्लड सेल अब ऑक्सीजन एंड CO2 के साथ खेल नहीं खेल सकती। हमारी रेड ब्लड सेल क्या करती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, ले जाती है जहां पे पहुंचाने का होता है, पहुंचाती है, एंड देन वहां से CO2 ला करके वापस रिलीज करती है। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड इतना खतरनाक होता है कि ये आरबीसी के साथ बाइंड हो जाता है, और जब ये बाइंड हो जाता है तो ना तो उसको ऑक्सीजन रिप्लेस कर पाता है, ना तो CO2। तो अब जो आपका ऑक्सीजन कैरियर था वो ब्लॉक हो गया, तो अब आप ऑक्सीजन लोगे कैसे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, आपको दम घुटने से लोगों की मौत हो जाती है। अभी ठंड आ रहा है, आपको बहुत सी केसेस सुनने मिलेगी कि रात में रूम बंद करके सोए, तो ऐसा सोए कि बस सोए रह गए, ठीक है, नींद ही उनकी पूरी नहीं हो रही। इसके पीछे कारण क्या होता है, वो ठंड का दिन है, गर्मी में हीटर जलाएंगे, और ये हीटर्स जो है, रूम आपने कमरा तो बंद कर दिया, भाई ठंड है तो सब जगह से पैक कर दो, रूम एकदम गर्म रहना चाहिए। अब सब जगह से पैक कर दिया, एयर का एक्सचेंज आपने ब्लॉक कर दिया, और एक टाइम तक तो आपका हीटर ठीक जलेगा, बट धीरे 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 ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी वहां पे, और वहां पे प्रोड्यूस क्या होने लगेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ठंड के दिनों में बंद घरों, एकदम बंद करके कमरे को कभी ना रखें, ठीक है, 100% बंद करके ना रखें कि नहीं एकदम बिल्कुल भी हवा नहीं आने देना है। और साथ में हीटर तो जो है, हीटर जलाएं तो कम से कम कोई ना कोई खिड़की जरूर खोल दे, खिड़की पूरा ना खोले, कम से कम वेंटिलेशन वगैरह आज की बड़ी समस्या। आजकल हम लोग घर बदलने नहीं, वेंटिलेटर नहीं चाहिए, और स्टाइल लगता है, भैया उसका यूज था, वो वेंटिलेटर ऐसा ही नहीं था वो क्रॉस वेंटिलेशन कराता था आपके एयर का, ठीक है। तो ये समस्या आपको CO, कार्बन मोनोऑक्साइड काफी ज्यादा दिखेगी। मेन इसकी समस्या यही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपके साथ कराएगा, सांस लेने नहीं देगा, क्योंकि ये बाइंड हो चुका है आरबीसी के साथ में, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके अलावा टॉक्सिसिटी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हवा जो है ऑक्सीजन ब्रेन तक भी नहीं पहुंच रही है, आपका ब्रेन भी काम करना क्या करेगा, बंद करेगा। अब आपका कोऑर्डिनेशन ही काम नहीं करेगा। मूवीज वगैरह नहीं देखते हो, बंद कर दिया कमरे में तो उसको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। आपका साथ ही साथ आप सोचोगे कुछ कि अच्छा मैं हाथ को धक्का देता हूं, दरवाजा खोलूंगा, ये आपका हाथ भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्लॉक है, वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसके अलावा वही डिक्रीज मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, डिजीनेस होना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि चक्कर सा आ रहा है, नोजिया, थोड़ा सा उल्टी का मन होगा, लॉस ऑफ विजन, कई केसेस में लॉस ऑफ विजन काफी कॉमन देखा गया है, जो आपको रोशनी आंखों की चली जाती है। तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का भाई लगता है, लेकिन ये है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक, ठीक है, डेथ वगैरह के पर्सपेक्टिव से। दूसरा जो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सोर्स फॉसिल फ्यूल, जहां पे भी फॉसिल फ्यूल जल रहा होगा सल्फर वहां पे प्रोड्यूस होगा। इंडिया में कोल सबसे बड़ा सोर्स है, भारत के कोल जो है उसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, रिफाइनरी से, वोल्केनो से, बायोलॉजिकल डिके, कई जगह पे जहां पे चीजें सड़ रही होती हैं, वहां पे ये H2S का फॉर्मेशन होता है, और ये H2S वहां के ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के SO2 बना देता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डिके भी इनडायरेक्ट सोर्स हो जाता है आपका SO2 का। अगेन कॉमन प्रॉब्लम अस्थमा एक बहुत बड़ा इशू है। कुछ नहीं तो कोई भी गैस होगा, रेस्पिरेटरी इशू तो कराएगा ही, सांस वाली समस्या, सांस से रिलेटेड बीमारी कराएगा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारी की सारे। आपको इसके साथ साथ एसिड रेन, SO2 और NO2, ये दो गैसेज हैं जो आपका एसिड रेन कराते हैं। अच्छा, इसके साथ एक चीज देखी जाती है जो थोड़ा सा अनकॉमन है, ये पॉइंट लीड्स टू स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स। तो जो आपके फूल होते हैं ना, वो फूल समय से पहले थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं, और वो अपने ये से
टहनियों से टूट के नीचे गिरने लगते हैं। तो अचानक से अगर सल्फर डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा कि जो फूल पत्तियां हैं, जो भी फूल है, वो फूल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसका एक और असर क्या होगा, अगर टाइम से पहले फूल झड़ जा रहे हैं तो प्रोडक्शन भी आपका गिरेगा कहीं ना कहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे के सारे इशू जो है सल्फर डाइऑक्साइड आपको कराएगा। तो इसमें स्टिफनेस ऑफ फ्लावर फॉल एक अलग सा पॉइंट है, इसको जरूर याद रखना, बाकी तो कॉमन कॉजेज सब में आएंगे। हाँ, किसको? नहीं, खांसी थोड़ा सा ना मौसम चेंज हो रहा है ना मेरा, और इधर मेरा पिछले 10-7-8 दिन से ना, जब से मतलब दिवाली और ये में मेरा रूटीन बड़ा गड़बड़ हो गया है, खाने को लेकर के, सोने को लेकर के, इधर उधर लेकर के, उसके वजह से मेरी हेल्थ जो है ना बाहर का खाना मैं खाता नहीं था, बट इधर पिछले 1 हफ्ते से मैं बाहर का ही खाना पड़ रहा है मुझे। इम्यूनिटी लग रहा है नीचे गिर रहा है। अब ये ठंड जब तक बैलेंस नहीं होगा तो ऐसा ही चलेगा। जैसे मेरी आदत थी, मैं अपना आराम से 4 बजे, 4:30, 5 बजे तक जग जाता था, अभी मुझे जागने में ही लेट हो जा रहा है, और जागने में लेट हो जा रहा है तो नाश्ते में लेट हो जा रहा है। नाश्ता, जैसे कल मैंने 11 बजे नाश्ता किया, नाश्ता का टाइम था मेरा, तो डिसबैलेंस और उसमें ये ठंड, गर्म ठंड, ये गला पकड़ चुका है मेरा। चलो, इसके अलावा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो कल्प्रिट है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। जितने भी नॉक्स एमिशंस हैं, तो सबसे कॉमन वेहिकुलर एमिशन, हर जगह से जहां से भी गाड़ियां वगैरह चल रही है तो नॉक्स का एमिशन होगा। बर्निंग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स एक बहुत बड़ा बर्निंग सॉरी और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आज की डेट में एक बहुत बड़ा सोर्स है। हम जरूरत से ज्यादा क्या करते हैं, यूरिया का यूज करते हैं। भारत में यूरिया सस्ता है, गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है, तो कुछ नहीं तो भैया यूरिया डाल देने का है। ठीक है, डीएपी तो महंगा आता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है, या एमओपी जो आएगा, तो ये महंगे आते हैं, तो यूरिया का आप अननेसेसरी यूज करते हो। तो अननेसेसरी करोगे तो वो कहां जाएगा? जिस खेत में खाद डाली गई हो वहां का भी घूम के आना, कैसा महसूस होता है आपको? थोड़ा सा अजीब लगता है ना, वहां पे जाओगे तो आपको पसीना चलने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होती है। कुछ नहीं होता, वो नाइट्रोजन होता है, नॉक्स एमिशन हो रहे होते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एसिड रेन का। जहां पे जरूरत से ज्यादा जाएगा तो आईज एंड लंग्स में इरिटेशन कराएगा, आपको आंख लाल होने लगेगा, पानी आना शुरू हो जाएगा, एंड डिक्लाइन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। जरूरत से ज्यादा अगर आप फर्टिलाइजर भी यूज करते हो तो एक टाइम के बाद प्रोडक्शन डिक्लाइन कराता है, वो बढ़ाएगा नहीं उससे ज्यादा। इसके अलावा इसका एक और बड़ा समस्या है पल्मोनरी डिजीज, तो चलो कॉमन है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो जाएंगी। इन्फेंट एंड कार्डियोवास्कुलर डेथ, छोटे बच्चे जो अभी आपको साल भर, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल के, 5 साल के हैं, अगर उनको ज्यादा मात्रा में NO2 के साथ ये हो गया तो उनकी भी डेथ हो जाती है कई केसेस में, उनका हार्ट उसको झेल नहीं पाता है। तो कहीं पे भी खाद वाद ज्यादा छीटा गया तो छोटे बच्चों को लेकर के ना जाए, उन पे नुकसान जो है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ नॉर्मल था कि कोई बात नहीं, खाद छीटना तो बच्चे को कांधे पे बिठाया, चलो बेटा खाद छीटने चलते, ना करें ऐसा। ठीक है, वो छोटा बच्चा है, उसका हार्ट जो है उसको नहीं झेल पाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और मेजर सोर्स जो है दैट इज द हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है? कोई भी कार्बन कंटेनिंग आपको सब्सटेंस होगा, उसको जलाओगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, तो हाइड्रोकार्बन आपको रिलीज होते हैं। इसमें जो मेजर कारण है दैट इज द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। जहां पे भी फ्यूल सही मात्रा में नहीं जल रहा है, और देखो कभी भी कंबशन आपका 100% हो नहीं सकता, ऐसा कोई इंजन नहीं बना है जो 100% कंबशन करा दे और 100% फ्यूल की एफिशिएंसी बना दे। ठीक है, इसके अलावा पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज वगैरह में आम चीज है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, ऑयल स्पिल्स वगैरह में काफी ज्यादा होता है। मेन जो समस्या है इसके साथ में दैट इज दिस इज कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या? सिंपली कि कैंसर कॉजिंग है। ठीक है, तो बेंजीन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको, काफी इजी एग्जांपल के रूप में वो आपको दिखेगा। समस्या यहाँ पे भी वही है, टायर्डनेस, ड्रोजीनेस, डिजीनेस। ठीक है, तो थकान, नींद, चक्कर आना, ठीक है, डिजीनेस जो है काफी ज्यादा आपको दिखेगा। देखो ना, तुम सड़कों पे एक आध घंटे 2 घंटे घूम लो, काफी देर तक तुम जाओ रूम पे, तुमको या फ्लैट पे अपने जाओ, बेड पे पड़ो, तुमको लगेगा कि अब थोड़ा सुस्त हो रहा हूं मैं, नींद आ रहा है। वही तुम ग्राउंड में 2 घंटे खेल के जाओ, तुमको उतना नींद नहीं फील होता है। ठीक है, वहां पे नींद फील होने का कारण है ये हाइड्रोकार्बन, काफी ज्यादा पॉल्यूशन, काफी ज्यादा ये इनका अंदर जाना, और ये आपको डिजीनेस फील कराना स्टार्ट करा देते। ठीक है, इसके अलावा अनकॉन्शियसनेस, कई बार इंसान जो है बेहोश हो जाता है। एनीमिया का एक बहुत बड़ा कारण है।
एनीमिया का कारण इसलिए है क्योंकि जब ये आपके बॉडी के अंदर जाते हैं तो आपके बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, तो जब कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एनीमिया आपको होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बोन मैरो डैमेज, नाउ अंडरस्टैंड लोगों को क्या हो रही है, बड़ी समस्या भाई सबको, क्या तो ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां हैं, तो बोन मैरो डैमेज होगा तो ब्लड कैंसर तो होना ही है, आपका रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है। इसके अलावा एबनॉर्मल फीटल डेवलपमेंट, पेट में अगर बच्चा है तो बाहर घूमने से ज्यादा बचे, पार्क में घूमे, सड़कों पे ना घूमे, क्यों, क्योंकि एबनॉर्मल फीटल डेवलपमेंट, ये खास, ये जितने भी आपको पॉल्यूटेंट्स जाएंगे बॉडी के अंदर तो माँ के बॉडी के थ्रू वो जाके कहीं ना कहीं फीटस को भी इंपैक्ट करेंगे। कार्डियोवास्कुलर डिजीज आर वेरी कॉमन, तो ये आपको हाइड्रोकार्बन के लिए ध्यान रखें। इसके बाद और जो मेजर गैसेज हैं, ओजोन, ओजोन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में ओजोन खुद से नहीं निकलता, ये कुछ सब्सटेंसेज ऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह खास करके नॉक्स हो गए, आपको पीएच हो गए, ये जब आते हैं ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करके ग्राउंड लेवल ओजोन बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहीं अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जो ग्राउंड लेवल ओजोन है क्या ये स्ट्रेटोस्फेयर से आया है, तो नहीं, ये यहीं पे बनता है, ठीक है। डायरेक्टली कोई रिलीज नहीं करता, बट कुछ केमिकल्स होते हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके आपका ओजोन बनाते हैं। तो वैसे तो ओजोन आपके लिए फायदेमंद है लेकिन अगर ग्राउंड लेवल ओजोन है तो ग्राउंड लेवल ओजोन आपको नॉर्मल केसेस में अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियां कराता है। तो ओजोन कहां पे है उसके हिसाब से वो अच्छा है कि बुरा है, तो इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, डिपेंड करता है कि वो कहां पे है। इसी तरीके से गैसेज भी अच्छे बुरे नहीं होते, डिपेंड करते हैं कि वो कहां पे हैं, ठीक है। तो ओजोन का याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड काफी कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो रिफ्लेक्सेस आपके इंपेयर करता है। रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या, हैंड आई कोऑर्डिनेशन एक रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो रोहित शर्मा का रिफ्लेक्स अच्छा है तो पुल मार लेता है फ्रंट फुट से भी, जिसका रिफ्लेक्स थोड़ा अच्छा नहीं हो क्रिकेट खेल ही नहीं पाएगा। तो ये आपका अब CO2 जरूरत से ज्यादा आ जाएगा तो आपका रिफ्लेक्सेस काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। जजमेंट एंड विजन को इंपैक्ट करेगा, हार्ट स्ट्रेन होगा, ये सारी चीजें। इसके बाद अमोनिया, अमोनिया जो है NH3, राइट, अमोनिया कहां पे होगा, जहां पे भी वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा है, तो कोई भी जैसे ह्यूमन हो या एनिमल हो वो क्या करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट करेंगे, अमोनिया रिलीज होगा। नॉर्मल केसेस में एनिमल वेस्ट, लाइवस्टॉक फार्मिंग हो रही है तो ऑब्वियसली वहां पे क्या हो रहा है, अमोनिया रिलीज हो रहा है। इवन फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन जहां हो रहा है वहां पे भी अमोनिया आपको प्रोड्यूस हो रहा है। अमोनिया जरूरत से ज्यादा चला जाए तो अगेन नोज एंड थ्रोट इरिटेशन आम बात है, लंग डिजीज कराता है, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस यानी स्किन से रिलेटेड जो है आपको इश्यूज अमोनिया के होने से होता है। कैटरैक्ट आंखों में, ठीक है, जो झिल्ली चढ़ जाती है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कैटरैक्ट को, अरे पतली सी झिल्ली, मोतियाबिंद, ठीक है। और इसके अलावा पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। तो आपको सिंपली पूछेगा बताओ इनमें से किस गैस से मोतियाबिंद होता है, काम खत्म, ठीक है। 4-5 ऑप्शन, अमोनिया इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है, सबसे बड़ा कल्प्रिट है इसका, ठीक है। इसके अलावा मीथेन, मीथेन याद रखना कहीं पे भी सड़न हो रही है, कहीं पे भी सड़न हो रही है, जहां पे पानी स्टैग्नेट है, सड़ रहा है, वहां पे मीथेन प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके दो मेजर कारण हैं, एक तो आपका खेती, खेती बहुत बड़ा सोर्स है, खास करके राइस कल्टीवेशन जहां पे हो रहा है, सुगर केन कल्टीवेशन जहां पे हो रहा है, ठीक है, जहां पे पानी स्टैग्नेट होता है कुछ टाइम के लिए वहां पे। और दूसरे लाइफ स्टॉक, जो भी पालतू जानवर, जो घास खाने वाले जानवर हैं वो क्या करते हैं, वो आपको मीथेन को रिलीज करते हैं। बट इसके अलावा सीवेज वगैरह जहां पे भी गंदा पानी है, सड़ ही रहा है, होगा, आपका जो आपका डंप साइट है जहां पे आपका कचरा जमा हो रहा है वो भी क्या होगा, लैंडफिल्स वगैरह जो है वहां पे भी आपका मीथेन प्रोड्यूस होगा। इसके डायरेक्टली हेल्थ पे वही आपका इरिटेशन कराएगा, लंग आपका ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां कराता है। इसके अलावा मरकरी, अब मरकरी पॉल्यूशन कहां से होता है, तो मरकरी पॉल्यूशन एक तो इंडस्ट्री से कई बार रिलीज हो जाता है, जहां पे इंडस्ट्री जो मरकरी का यूज करती है, या फिर मरकरी का यूज होता है गोल्ड माइनिंग में, ठीक है। तो जहां पे भी गोल्ड की माइनिंग करी जाती है, खास करके वेन्स से, वहां पे मरकरी का यूज किया जाता है, ठीक है। एक बार यूपीएससी ने इस पे सवाल भी पूछा कि मरकरी इज रिलीज फ्रॉम द गोल्ड माइंस, तो अब लोगों को समझ ये कैसे हो रहा है, बट मरकरी का वहां पे यूज किया जाता है उस प्रोसेस में। अब इसमें काफी बड़ी एक समस्या है, मरकरी में एक डिजीज होती है जिसका नाम है मीना माता डिजीज, ठीक है। तो मीना माता डिजीज काफी कॉमन है, मरकरी, मरकरी वेपर्स भी रिलीज हो जाते हैं इसके वजह से भी, ठीक है। तो मीना माता डिजीज को याद रखेंगे। इसके अलावा मेमोरी लॉस, इंसोम्निया, नर्वस डिसऑर्डर काफी कॉमन है। इंसोम्निया मतलब अनिद्रा, जहां पे नींद ना आए, ठीक है। तो आजकल जो है दूसरी मरकरी की वजह से लोगों को इंसोम्निया हो रहा है, ठीक है, फोन वाली जो मरकरी है
तो अब भाई रात में लोग, आप देखो बहुत से लोगों को रात में नींद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आदत लग गया है अब। हाँ जी, 2 2:30 3 बजे तक वो सोते हैं कि नहीं सोते हैं, मतलब एक जमाना जब उठने जाता है तब वो सोने जाते हैं। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ ये प्रजाति जो है कैसे, मतलब कैसे बनी है, क्या है इनमें खास। भाई मैं जैसे मेरा पर्सनली है कि मैं 8 घंटे की नींद ना लूं, मतलब कम से कम 7 घंटे तो नॉर्मल है, तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता है। और वो कुछ प्रजातियां मैं देखता हूँ भाई 3 बजे तक। हाँ जी, दिन में कब सोएगा वो? अच्छा दिन में तुम सोते हो, तुम तो अभी तो यहाँ बैठे हो। अच्छा 1 से 7 सो जाओगे? किसका? क्या 12 से 6 दिन फ्री रहता है? तो भाई मेरे काम का है नहीं, ठीक है, जिसके काम का है वो कर सकता है। चलो नहीं वो है, अब मतलब आदत बनना, मैं सर्काडियन रिदम जो है हमारा बिगड़ रहा है। हाँ, बायोलॉजिकल क्लॉक, हाँ क्लॉक आप इसको कहते थे। तो जैसे पहले लोग देखोगे कि जैसे ही शाम हुआ वो खाना खा लेते थे आराम से 6 बजे 7 बजे, एंड देन तो सुबह में 3 बजे 4 बजे तक आराम से वो जगते थे। अभी तो जो है पता ही नहीं चलता कि खाने का टाइम कौन सा है। भैया 4 बजे तो मुझे उठते हुए प्रजातियां बहुत कम होती जा रही हैं, बहुत कम लोग हैं जो उठते हैं। अब नए वाले लोग कहाँ जाग रहे हैं? नहीं नहीं, वो बूढ़े लोग जाग जाते हैं, नए वाले में वही लोग होंगे जो थोड़ा सुबह दौड़ने वोड़ने की प्रैक्टिस में है, तो वो जाग जाते होंगे, बाकी लोगों का है नहीं वो 4 बजे वाला। रील्स ऐसा आदत लग गया ना भाई, कुछ नहीं है तो। हाँ, जो फोन नहीं चला रहा है आज के डेट में वो बहुत यूनिक प्रजाति बचा हुआ है, जिसको हमें बचा के रखने का है। ठीक है, अब जैसे देखो हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, फोन चलाने से नींद आता है, बट उल्टा तुम बोलता है। हाँ, नहीं नहीं, मैं बताता हूँ फोन चलाने से कब नींद आएगा। फोन पे रील्स चला दो, नींद नहीं आएगा। फोन पे लेक्चर लगा के देखो, नींद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलवेज अबाउट की क्या तुम देखना चाहते हो ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, पढ़ाई करने पे नींद आता है, इसमें मेरा कोई डिबेट नहीं है। वो वहां पे आपको इंटरेस्ट, इसीलिए रील्स क्या होते हैं, एक मिनट के होते हैं मैक्सिमम। तो हर 1 मिनट पे आपके ब्रेन को होना होता है कि अब इसको नया है, कुछ नया है। जब सेम चलता रहेगा तो आपको नींद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो। इसके अलावा लेड याद रखना, लेड जो है काफी ज्यादा पेट्रोल एमिशन, जहां पे पेट्रोल वाली गाड़ियां होती थी तो वहां पे लेड का यूज होता था। ठीक है, तो लेडेड पेट्रोल यूज होता था। और ये जो आपका लेड है, ये काफी काफी ज्यादा डैमेज करता है, एक तो ब्रेन के साथ, दूसरा आपके किडनीज के साथ। ठीक है, तो लेड वाला इश्यू जो है काफी, इसीलिए कई बार कई गवर्नमेंट्स ने बंद कर दिया कि भाई लेड का यूज नहीं करने का है। आपके गाड़ी को तो नुकसान पहुंचाता ही था वो, बट साथ ही साथ इसके लिए भी आपके आदमी के साथ इंटरफेयर करेगा। इम्पेयर्ड इंटेलिजेंस वगैरह जो है कॉमन। लेड नॉर्मली अभी भी यूज होता है, जैसे पेंट वगैरह जो होता है ना, उसमें भी लेड आज भी रहता है। जो जो भी पेंट है, वार्निशेज हैं, इनमें लेड काफी कॉमन है। तो चलो ये तो समस्या हो गई बाहर की, कि बाहर में ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम घरों में भी सुरक्षित नहीं है। और ये आउटडोर पॉल्यूशन, साथ ही साथ अब घरों में भी आपका क्या है, घरों में भी इंडोर पॉल्यूशन काफी कॉमन है। अच्छा, इसके अलावा एक टर्म यहाँ पे चला है, पिछले 2 3 4 सालों से चल रहा है, दैट इज ब्लैक कार्बन एंड ब्राउन कार्बन। ठीक है, कि ब्लैक कार्बन क्या है और ब्राउन कार्बन क्या है, तो इसको थोड़ा सा आप समझ लें कि क्या है इनके बीच का डिफरेंस। हुआ ये कि इन्होंने क्या देखा कि हिमालयाज में ठंड के मौसम में वहां पे काफी ज्यादा जो बर्फ पे है, ये वो ब्लैक 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 कार्बन जो है ये जमा हो रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई ये आ कहां से रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे तो क्योंकि ठंड का मौसम होता है, तो जो रहने वाले लोग भी होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, हिमालय में वो रहते नहीं है, जो भी ट्रांसह्यूमेंस करने वाले लोग हैं। तो इतनी ऊंचाई पे ये कार्बन के सूट पार्टिकल, छोटे छोटे मतलब काले काले दाने, जैसे धुएं से कहीं से निकलता है, नहीं वैसा ही था, वो जमा हो रहा था। तो उसको लेकर के स्टडी करी गई, और फिर बहुत सारा ये सामने आया कि ये यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो आ रहा है ये ईरान वगैरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के थ्रू घूम के वो आ रहा है। वो स्टडी हुई थी।
हालांकि एक टर्म आज के डेट में काफी चल रहा है, ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन। तो ब्लैक कार्बन उस समय चला था, इसके वजह से ब्राउन कार्बन की भी चर्चा होने लगी। अब देखो यहाँ पे जो है दीज आर इनऑर्गेनिक इन नेचर, क्योंकि जल चुका है, उसका जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो खत्म हो चुका होता है, बट दे कंसिस्ट ऑफ सूट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे सिंपली याद रखना, ये जो ब्लैक कार्बन जब आप बोलते हो, ये कुछ नहीं है, ये स्मोक के पार्टिकल्स है। तो कोई भी चीज जलाओगे तो काला काला उसमें से पार्टिकल निकलेगा, ये वही जो है दैट इज द ब्लैक कार्बन। अगर इसको आप इनहेल करते हो तो ऑब्वियसली हेल्थ प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये इनकमिंग एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दोनों को ही एब्जॉर्ब करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि धरती पे क्या होता है कि इनकमिंग रेडिएशन जब सन से आता है तो हमारा एटमॉस्फेयर उसको लेकर के ट्रांसपेरेंट है, वो उसको ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, और फिर अर्थ एब्जॉर्ब करती है, और फिर अर्थ जब री रेडिएट करती है तो उसको गैसेज क्या करते हैं, आपको उसको एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो ब्लैक कार्बन है, ये दोनों ही को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये खतरनाक इसलिए हो जाता है, जस्ट इमेजिन कि बर्फ जमा है, वहां पे ब्लैक कार्बन हो गया, जैसे ही सनलाइट पड़ेगी तो ये क्या करेगा, उसको भी एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ाएगा तो बर्फ को तेजी से पिघलाना शुरू करेगा। ठीक है, तो बर्फ तेजी से पिघलेगी, या गर्मी आ गई तो और ज्यादा तेजी से पिघलेगी। तो इसके वजह से ये ब्लैक कार्बन फेमस है। दूसरा जो है ब्राउन कार्बन, क्या है, इसको कहा जाता है ऑर्गेनिक कार्बन। अब ये क्या हो रहा है, ये आपका डिफरेंट केमिकल्स के रिएक्शन की वजह से बन रहा है। तो ये क्या है, दिस इज द प्राइमरी पॉल्यूटेंट। अभी बताया ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ये इसी फॉर्म में रिलीज हुआ है, ये वैसे ही रहता है। बट ये जो ब्राउन कार्बन है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ये डिफरेंट गैसेज के या डिफरेंट केमिकल्स के रिएक्शन के वजह से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। जनरली शहरों वगैरह में इसका फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है इस ब्राउन कार्बन का। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है, ये क्यों खतरनाक है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन देखा जा रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन। ये ब्राउन कार्बन और ओजोन का रिश्ता जो है कहीं ना कहीं आपको बनता हुआ दिख रहा है। और भी खतरनाक इसलिए हो जाता है, ये टेम्परेचर को ये भी बढ़ाता है क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेंज के भी किरणों को ये एब्जॉर्ब करता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थोड़ा सा आप याद रखेंगे ब्लैक कार्बन एंड ब्राउन कार्बन के। तो ब्लैक कार्बन क्या है, स्मोक पार्टिकल्स है, तो स्मोक पार्टिकल्स है तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, और साथ ही साथ इनकमिंग एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दोनों को एब्जॉर्ब करता है। ब्राउन कार्बन क्या है, ब्राउन कार्बन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हुए केमिकल्स के रिएक्शन से बना हुआ है। ठीक है, दूसरा इसका रोल है आपको कहीं ना कहीं ओजोन के फॉर्मेशन में, और तीसरा ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को भी क्या करता है, आप उसको भी एब्जॉर्ब करता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने में उसका भी रोल इसका बढ़ जाता है। सो दिस इज द नहीं, हाँ ऑब्वियसली होता है। ब्लैक कार्बन जब आप उसको ट्रैप कर लोगे, सोर्स पे ही ट्रैप कर लोगे, तो चिमनीज में भी वहां पे क्या लगाते हैं, वो ऐसे चैम्बर्स लगाते हैं जहां पे धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे। एक टर्म यूज होता है ग्रेविटी चैम्बर्स। ग्रेविटी चैम्बर्स में वो क्या करते हैं कि ये जो आपका धुआं निकला उसको आप अचानक से नहीं छोड़ दोगे, उसको थोड़ा देर रखोगे एक चैम्बर में बंद करके, ताकि जो उसमें हेवियर पार्टिकल्स हैं, जैसे ये कार्बन होगा, हेवी पार्टिकल होगा, ये धीरे धीरे एक टाइम के बाद सेटल हो जाएंगे, और कुछ गैसेस को फिर आप रिलीज कर दोगे। ये तो रबड़ है, टायर में कार्बन कहाँ, जैसे ये तो देखो वो ये जो आप लोग कहते हैं बाइक का टायर होता है, एक कार का टायर है, ये जो टायर होता है उसमें कार्बन ये कार्बन नहीं सुनो नहीं अरे सुनो मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। वो क्या होता है, वो जो कार्बन होता है वल्कनाइजेशन के लिए यूज करते हैं। जो रबड़ है ना, रबड़ में एक पार्टिकुलर कैरेक्टर, जैसे स्टील है, तो स्टील में क्या होता है, आपका कार्बन तो वहां पे भी यूज होता है, बट दैट इज द कोक वाला कार्बन है वो। ठीक है, आप स्पेसिफिकली एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन को लेके आते हो, जो कार्बन आपका 98% 99% जो कोक वाला कार्बन है, आप उसको यूज करते। ठीक है, ये कार्बन जो है ये यहाँ पे क्या, ये एक फॉर्म में नहीं है कि आपको मिल जाएंगे, ये इनको इनको आप उस फॉर्म में लेके आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये ऑलरेडी जल चुके हैं, ये रिएक्टेड हो चुके हैं, वो अभी अनरिएक्टेड कार्बन है। ठीक है, वो कोक होता है, ये याद रखना सिंपली। जहां पे भी कार्बन यूज होता है इन द प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, दैट इज जनरली कोक वाला कार्बन। कोक कार्बन मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है वो, ऑलमोस्ट 98-99% का कोल है वो, दैट इज द कोक। ठीक है, तो जो आपका एंथ्रासाइड कोल है उसमें से इंप्योरिटीज को एकदम रिमूव करा के जो प्योर फॉर्म बचे दैट इज द कोक। ठीक है, वो जनरली यूज होता है, चाहे वो स्टील हो चाहे वो रबड़ हो, किसी में इनका आप क्या ही यूज करोगे, ये छोटे पार्टिकल्स ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इसको आप डंप कर सकते हो कहीं पे, या जो जनरली पेंट वगैरह करने के लिए कहीं पे ब्लैक कोटिंग वगैरह करने के लिए उसका यूज कर लोगे। ओके, तो पहले कालिख बनता था, काजल,
ठीक है। तो हालांकि वो काफी शुद्ध रूप से बनाया जाता था, वो हार्मफुल नहीं, ये तो हार्मफुल है। ठीक है। तो काजल जो है आपको कूलिंग इफेक्ट देता था, क्योंकि एक उसको एक पार्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू तैयार किया जाता था। चलो, उसके बाद जो एक समस्या है दैट इज ऑफ द इंडोर एयर पोल्यूशन। अब इंडोर एयर पोल्यूशन, ये तो आपने देखा कि बाहर में ये समस्याएं हो रही है, लेकिन घरों के अंदर भी हम सुरक्षित नहीं है। ऐसा डिटेल बताती है डब्ल्यूएचओ की कि करीब करीब दुनिया में 45 से 50 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं बिकॉज ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन। तो मोदी जी जब स्वच्छ भारत अभियान लेके, ये स्वच्छ भारत बोल रहा हूँ, ये एलपीजी सिलेंडर वाला जब लेकर के आए, तो लोगों ने कहा क्या जरूरत है, लेकिन हमारे यहाँ महिलाएं बहुत ज्यादा त्रस्त थी इस चीज से। वहां पे जो है चूल्हे पे खाना बनाना, तो लोग कहते हैं स्वाद बड़ा अच्छा आता है। अरे तुम्हारे स्वाद के चक्कर में उसकी जान जा रही है, उसको भी देख लो। ठीक है। पहले तो वो लोग बना लेते थे, पर अब एक दिन बना देते हैं तो कहाँ से हाँ, आप नहीं, उस समय क्या कहते थे, पहले तो आदत हो गया था, उस टाइम वो नहीं बुझाता था, और अब तो उस समय देखो, आज भी जो है ना लोगों में थोड़ी समस्या है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब जैसे उनको धुआं लगेगा ना, थोड़ा सा आंख से आंसू तो नहीं, ये तो आंख साफ हो रहा है मेरा। अरे आंख साफ नहीं हो रहा है, आंख साफ के चक्कर में तो अपनी आंखें ले डूबोगे। ठीक है। या सांस ले रहे हो तुम, कौन कौन से हार्मफुल गैसेस ले रहे हो तुमको भी नहीं पता है। साथ ही साथ आज भी जैसे लोगों में है कि नहीं, चूल्हे पे जो खाना बनता है ना, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। ये एक वो तो हाँ जी, देखो वो चूल्हे का इशू नहीं है, वो एक्चुअली ना हीट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कह लो कि चूल्हे का ही है, बट वो हीट डिस्ट्रीब्यूशन के बात है। ठीक है। तो और एक हमारे दिमाग में ये बन जाता है ना कि थोड़ा सा, अब क्या हो रहा है कि गैस में आपका एक कंट्रोल वे में इग्निशन हो रहा है। ठीक है। एक पार्टिकुलर में, चूल्हे में आप उसको रेगुलेट नहीं कर रहे हो, तो कभी ज्यादा हो रहा है, कभी जैसे चाय बना तो चाय थोड़ी सी सट जाए नीचे में, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा आपको अच्छा लगने लगता है, स्मोकी फ्लेवर आने लगता है। वो खाने में वही चीज हो रहा होता है वहां पे, और कुछ नहीं हो रहा होता है। ठीक है। अब तुम अपने खाने के चक्कर में लोगों की जान लोगे, ये कोई थोड़ी बात है। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, घर के अंदर एयर बनता है, लेकिन फिर भी आप देखो कि वो उसको आग को मैनेज करने में ना बराबर तो अच्छे से जलता नहीं। अब जिसको यहाँ रेगुलर ही बनना है भाई, उसको बहुत मुश्किल है उसको मैनेज करना। ठीक है। तो आप सांस की प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, कहाँ से आप उसको कंट्रोल करोगे। ठीक है। तो चलो, वो तो एक कारण था, बट इंडोर एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण जो है ये बन रहा है आपके बहुत सारी डेथ का। ठीक है। ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। और ये जो समस्या है ना, ये दोनों ही देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में भी एंड डेवलपिंग कंट्रीज में भी। डेवलप्ड कंट्रीज में इसलिए क्योंकि ये काफी ज्यादा अननेसेसरी चीजें यूज करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप जहां पे बैठे हो, यहाँ पे कितने सारे एयर पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है। हम बच ही नहीं सकते इन चीजों से। और दूसरा, डेवलपिंग कंट्रीज में इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनको भाई खाना तो बनाना ही और कुछ करना है या नहीं करना है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़े कारण है। यहां से आपको दो तीन चीजें याद रखने की, कहां कहां से ये इंडोर पॉल्यूशन आते हैं। एक जो सबसे बड़ा कारण है दैट इज दिस एस्बेस्टस डस्ट। आता हूं, मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा। ठीक है। इस लिस्ट से ही तुम्हें पता चल जाएगा। एस्बेस्टस में जो है, एस्बेस्टस डस्ट सबसे कॉमन जो हमारा छज्जा होता है ना, वो एस्बेस्टस वाला जो ऐसे ऐसे घुमा हुआ रहता है, तो वो क्या है, उसमें से बहुत सारा डस्ट वो टाइम के साथ धीरे धीरे टूटता रहता है और रिलीज होता है। ठीक है। एंड ये क्या होगा, जैसे होम कंस्ट्रक्शन वगैरह में ये काफी रिलीज होता है। इवन कोटिंग पेंट्स वगैरह जो होते हैं उसमें भी एस्बेस्टस डस्ट का यूज होता है। टाइल्स वगैरह जो है, टाइल्स क्या है, टाइल्स तो मिट्टी से बनती है, वो भी धीरे धीरे एक टाइम के बाद उसमें से भी आपको खराब होना स्टार्ट होगा और छोटे छोटे मात्रा में डस्ट निकलना स्टार्ट करेंगे, तो ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याएं जो है ये कराते हैं। एस्बेस्टस वाले इलाकों में या जहां पे भी इस तरीके की चीजों से काम होता है, उनके लोगों में देख रहा सांस की समस्या काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इसका जो डस्ट होता है ना काफी हेवी होता है, वो जाके आपका बैठ जाता है अंदर में। ठीक है। इसके अलावा ये फॉर्मल्डिहाइड एक काफी बड़ा आपका पॉल्यूटेंट है जो रिलीज होता है। ऑब्वियसली सबसे बड़ा सोर्स जो है इसका पेंट, जितने भी पेंट होंगे, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या, ये एक आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे काम करेगा। जितने भी पेंट होते हैं, स्मेल क्यों आता है उसका इस तरीके से, सो दैट्स द फॉर्मल्डिहाइड के तौर पे। सीलेंट्स में यूज होगा। वुडन फ्लोरिंग आज डेट में काफी कॉमन है भैया कि अपने को वुडन फ्लोरिंग कराने का है, तो वुडन फ्लोरिंग कराओगे तो उसमें जो चिपकाने वाला मटेरियल आता है उससे फॉर्मल्डिहाइड रिलीज होता है। साथ ही साथ जो कारपेट्स यूज करते हो, अपहोल्स्ट्री, जो पर्दे यूज होते हैं, तो देख लो ये जो पर्दे होते हैं, इन पर्दों में सिलाई नहीं होती, इनको चिपकाया जाता है पेंट गम से। इसमें हाँ, प्लाई वाले केमिकल्स जो है वो काफी खतरनाक होते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो प्लाई, आप जहां जहां प्लाई है आप वहां पे रेगुलरली रिलीज करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो बना हुआ है
तो इसकी जो कोटिंग करी गई है ऊपर से जो ये वाली, उसमें भी क्या वो जो केमिकल लगाया दैट इज रिलीजिंग द फॉर्मल्डिहाइड्स। ठीक है, आपका वुडन फ्लोरिंग वगैरह कहीं पे पर्दे वगैरह जो लगते हैं तो मॉडर्न वाले पर्दे देखोगे वो सिलाई वाले नहीं होते, उनको चिपकाया जाता है वैसे करके, तो वो भी क्या है, दीज आर ऑल आपको सारे के सारे फॉर्मल्डिहाइड को कहीं ना कहीं रिलीज कर रहे हैं। टोबैको स्मोक काफी कॉमन है, ठीक है, तो वो आता है ना बच्चों को, राहुल द्रविड़ आता था अपने बच्चों को मत भाई ना दिखाएं आप सिगरेट पीते हुए, तो घर में पिताजी सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, तो पहले आता था, अभी हटा दिया नहीं अब तो अक्षय कुमार आता था वो भी चला गया। ठीक है, तो धुआं धुआं जो है ना फैलाएं, टोबैको स्मोक काफी बड़ा कारण है, इसीलिए अब लोगों ने कहा कि भाई देखो कुछ भी हो जाए सिगरेट तो नहीं छूटेगा, तो कई जगहों पे स्मोकिंग जोन ही बना दिया अलग से, तो एमएनसी वगैरह में आपको एयरपोर्ट वगैरह पे आप देखोगे तो एक अलग से कोना बना दिया कि भैया जिसको पीना है इसमें घुस जाओ केबिन में, अपना पी लो, पी के निकलो, बाकी लोगों को परेशानी ना करो। यहाँ पे भी है, अच्छा स्मोकिंग जोन बना दिया इन्होंने, हाँ वो सही है। हाँ? नहीं रास्ता में तो कोई पी लेता है, नहीं मैं स्मोकिंग जोन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पार्टिकुलरली आप खड़े होकर सिगरेट पी सकते हो। अरे नहीं 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 शाम वो बात नहीं है, वो स्मोकिंग जोन्स क्या होते हैं ना, वो स्पेसिफिकली ग्लास के ये बनाए जाते हैं जहां पे आप जाके खड़े होकर सिगरेट पी सकते हैं। तुम जो कह रहे हो मैं समझ गया, वो तो यहाँ पे पूरे पूरे चौक ही चौक चौराहे पे खड़े हो जाओ, स्मोकिंग जोन बना दिया अलग से। नहीं वो स्मोकिंग जो अब यहाँ पे अभी उस तरीके से नहीं बनाया इन लोगों ने, मैंने देखा यहाँ पे क्या करते हैं वो खुले में एक कोने बोल देते हैं कि यहाँ पे पी लेने का। अच्छा अच्छा हाँ, तब अब वो तो कैफे उसने हुक्का हुक्का दे ही रहा है तो फिर तो उसको करना ही पड़ेगा, केवल हुक्का है स्मोकिंग के लिए, सही। अच्छा इसके अलावा जो है रेडॉन जो है, अच्छा देख रेडॉन जो है ये एक तरीके से रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट है, ठीक है, और रेडॉन पॉल्यूशन जो है ये कई मिट्टियों में से भी रिलीज है, कई जगहों पे ऐसे पत्थर है जहां पे इंडोरली ये क्या होते रहता है, रिलीज होते रहता है, तो जहां पे भी कई, अब इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये अर्थ के क्रस्ट में है, ठीक है, तो इसीलिए कहा था कि आप खिड़की को हमेशा पैक करके ना रखें, हवा आने दें, हवा आते जाते रहेगा, क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा, तो आपका जो इंडोर एयर पोल्यूशन है ये थोड़ा सा मात्रा में कम होगा। अब समस्या हो जाती है दिल्ली वैली वाले लोगों की कि बाहर भी उतना ही पॉल्यूशन, अंदर भी उतना ही पॉल्यूशन, तो कहां से किसको लोगे और किसको रोकोगे, ठीक है, लेकिन अगर आप गांवों में है जहां पे थोड़ी फ्रेश हवा आती है तो कभी भी कमरों को बंद करके ना रखें, लेट द एयर कम, एयर जो आएगा तो कहते हैं ना कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, तो सनलाइट आने दें और साथ ही साथ हवा को आने दें, सनलाइट इसलिए आने दें ताकि सनलाइट आएगा तो ये बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स जो हैं, ठीक है, जैसे मोल्ड्स हो गए, बैक्टीरिया, वायरसेस, पॉलन, डस्ट माइट, इनका प्रेजेंस जो है ये थोड़ा सा कम होगा, ये सनलाइट से ये सारी चीजें थोड़ी दूर भागती है, ठीक है, तो आप घरों में जैसे आज के डेट में हमारे यहाँ बंद कमरे, तो लोग खाना जो है रखे रहते हैं, खराब हो जाता है, या वेस्ट मटेरियल जो है खराब डंप करोगे 3 दिन 4 दिन बाद, मान लो जो रेगुलर डंप नहीं कर पाते, तो यहाँ पे इनका प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हीटर और ड्रायर आज के डेट में सबसे कॉमन चीज है, और कुछ नहीं तो ड्रायर तो करना ही है यूज है, थोड़ा सुबह सुबह बालों पे जो है जुल्फों पे हवा मार लें, ठीक है, तो वो जुल्फों पे आप हवा मारने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, CO2 और NO2 जो है वो रिलीज हो रहा है, कहीं पे भी कोई भी हीटर होगा वो CO2 प्रोड्यूस करेगा, वो NO2 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, काफी कॉमन चीजें। इसके अलावा जो भी आपको वर्निसेज, पेंट्स हैं, इवन सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेज, रूम स्प्रे, डीओ, ये सारे ही कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं, VOC सभी में होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे, चाहे आप रूम स्प्रे यूज करते हो चाहे आप डीओ यूज करते हो, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर उसमें भी रिलीज होता है, VOC उसमें भी रिलीज होता है, ठीक है। इसके अलावा ड्राई क्लीन्ड क्लोथ्स ड्राई क्लीनिंग, तो पहले तो चलो पेट्रोल वगैरह से हो जाता था, अब कई स्पेसिफिक केमिकल्स आने लगे जिनमें काफी कॉमन है ट्राइक्लोरोइथिलीन एंड परक्लोरोइथिलीन, ये ड्राई क्लीन क्लोथ्स में काफी ज्यादा मात्रा में तो नहीं बट हाँ ट्रेस मात्रा में रह जाता है किसी भी ड्राई क्लीन कपड़ों में, ठीक है, तो आपके पर्दों से लेकर के, प्लाईवुड से लेकर के, पेंट से लेकर के कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें से कुछ ना कुछ मात्रा में आपका गैसेज रिलीज नहीं हो रहे, इसीलिए कहा था घर में जो है गोबर का बनाओ और गोबर से ही जो है उसको मिट्टी से और ये से जो है उसको ये करते रहने का है, ठीक है, और थोड़ा सा बदबू आएगा वो तो ठीक रहता है। तो मॉडर्न जितने ही आप होते चले जाएंगे, हाँ नहीं नहीं गोबर केवल नहीं रहता, हाँ बिल्कुल मिट्टी और ये सब डाल के आप अच्छे से कर, और नहीं पता तो नहीं चलता, पता बिल्कुल नहीं चलता, कहने का मतलब जो है अब आपका पास अंत में रास्ता घूम फिर के यही है
ठीक है, अब जो बड़े लोग हो गए हैं वो आप देखोगे जिनके पास काफी ज्यादा जगह है, जमीन है, पैसा है, तो अपने रहने के लिए स्पेसिफिक घर बनवा रहे हैं कि भाई तो ये ऑर्गेनिक वे में बना हुआ है, ठीक है, वो मिट्टी का मड हाउस बन रहा है, उसको थोड़ा नया तरीके से सजाओ जाके जो है, और ये अब इसके लिए हॉलीडे वगैरह जो जैसे आप जाओगे घूमने फिरने तो वो स्पेसिफिक उसमें रहने का पैसा लेता है, ठीक है, साउथ में बहुत जगहों पे मिल रहा है आपका, ठीक है, अब इनका मिलना है, वैदिक विलेजेस के नाम से चल गया, ठीक है, वैदिक रिसोर्ट्स बन रहे हैं, तो एक तो रिसोर्ट और ऊपर से वैदिक, ठीक है, दोनों कैसे मैच करा रहे हैं ये लोग, तो ये इंडिया या मैच हो सकता है दोनों। चलो इसके अलावा थोड़ा सा WHO एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और इंडिया का एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इसको आप थोड़ा सा ये रखें, ठीक है, क्योंकि WHO का चेंज हुआ है 2021 में, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया रखें कि यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल किसको कितना मतलब अलाउड है, ठीक है, जैसे PM 2.5 जो है ये अभी इसका जो है जो रिकमेंडेड लेवल आप कह सकते हो जो लेवल अलाउ करती है WHO, दैट इज 5, मतलब 5 माइक्रोग्राम तक जो है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, अगर इतना तक है आपका जो PM 2.5 का कंसेंट्रेशन है तो फिर वो अलाउड होता है एनुअल मीन में, तो हर 24 घंटे की अगर बात करोगे तो दिस इज 15, तो कम से कम आप 24 आवर वाला याद रखें, ठीक है, एनुअल तो घटते बढ़े रहेगा, तो 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक, यानी 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर ऐसे ऐसे एंड ऐसे पूरा आप बना लिया वॉल्यूम, तो उसमें 15 माइक्रोग्राम तक अगर PM 2.5 है तो वो टेंशन की बात नहीं है, वो ठीक ठाक है, ठीक है, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। सिमिलरली PM 10 की बात करोगे तो ये 45 लेकर के रखा है इन्होंने, O3 ओजोन की बात करोगे तो इन्होंने 100 लेकर के रखा है, इसके अलावा NO2 SO2 CO ये सारे अपने अपने रिकमेंडेशन लेवल दिए हुए हैं मेरा पर्पस वो नहीं है, मेरा पर्पस है आप देखो कि WHO स्टैंडर्ड्स में और जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड्स है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी अगर इससे ज्यादा बढ़ता है तो फिर वहां पे जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनको एक्शन में आना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई आप आपके यहाँ पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बीमारियां बढ़ेंगी, पोल्यूशन बढ़ेगा तो हॉस्पिटल पे लोड बढ़ेगा, तो अंत में घूम फिर के डॉक्टर पे ही आएगा, मतलब सरकार पे ही आएगी बातें, ठीक है, तो इसी वजह से नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी बनाए गए हैं ताकि आप कम से कम एक कंपैरेटिव एनालिसिस तो कर लो कि कौन सा शहर कितना ज्यादा पॉल्यूटेड है, कहां पे स्टेप्स लेने की जरूरत है, ठीक है, तो यहां पे देखोगे कि ये WHO का गिवन लेवल है कि 5 या 15 माइक्रोग्राम होना चाहिए, इंडिया में ये लेवल करीब करीब 4 गुना है, ठीक है, तो WHO जिसको बोलता है कि भाई अब 5 ग्राम से या 15 ग्राम से ज्यादा हो तो खतरनाक हो रहा है, हम बोलते नहीं इसको और थोड़ा बढ़ने दो, 60 ग्राम से ऊपर जाएगा तब हमारे लिए खतरनाक होगा, तो कारण भी है WHO जनरली उसका जो पैरामीटर है वो यूरोपियन कंट्रीज के बेसिस पे है, वहां पे ठंड होती है तो पॉल्यूटेंट्स उतना ज्यादा फैलते नहीं है हवा में, जबकि हमारे यहाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा फैलेगा, तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड है दिस इज 40-60 एंड PM 10 60-100, ये दो पैरामीटर्स आप जरूर याद रखना, इसको अब ना भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत भी नहीं है, बट PM 2.5 एंड PM 10 का रिकमेंडेड लेवल कितना है, ठीक है, तो 15 एंड 45 ये याद रखना, और इसका यहाँ पे जो है 60 एंड 100 इंडिया में, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर बार घूम फिर के न्यूज आ जाती है कि दुनिया के सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड 15 सिटीज में 10 भारत के हैं, ठीक है, 12 सिटीज जो है वो भारत के हैं, 60-100 का मतलब ना कि आप अगर एनुअल मीन निकालोगे, मतलब एनुअल लेवल पे ये कितना मेंटेन होना चाहिए पूरे साल का, बट अगर 24 घंटे का निकालना होगा तो 100 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 24 घंटे में कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है, जैसे पीक आवर है तो पीक आवर में तो कभी ज्यादा हो सकता है ना, थोड़ा सा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट एक ओवरऑल 24 घंटे के साइकिल में कितना होना चाहिए, कहाँ पे नहीं रहता, ज्यादा रहता है भाई, उससे भी ज्यादा रहता है, 150 कहाँ 200 टच के 210 200 ये चला जाता है कभी कभी तो ठीक है, तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्योंकि ये घूम फिर के चर्चा में रहता है, घूम फिर के चर्चा में आता है कि भारत में पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन, और ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाली जाती है ये इसको ये PM 2.5 एंड PM 10 को बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। हाँ जी, पटना में भी बहुत ज्यादा है, पटना में तो और पोल्यूशन है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है ये एक बेसिकली मैंने मैप डाल दिया है, ये मुझे काफी अच्छा लगा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यू टू एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन की वजह से एक इंसान के जीवन के कितने साल जो है वो बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है, कितना उसका लाइफ जो है वो कम हो रहा है, और यहाँ पे जो NCT दिल्ली की बात करी गई है, करीब करीब बिकॉज ऑफ ओनली द पोल्यूशन एक इंसान 10 साल अपने लाइफ से कम जी रहा है,
जस्ट इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज। तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल होनी चाहिए थी, तो बिकॉज ऑफ द जस्ट द पॉल्यूशन वो घट के 60 साल पे आ जा रही है। और ये केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, आप पूरे पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को देखो, ठीक है, पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को देखो, ये नंबर आपका कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। यहाँ पे सेफ वगैरह में सिक्किम दिखेगा, नॉर्थ ईस्ट दिखेगा, त्रिपुरा में अगेन पॉल्यूशन ज्यादा है। असम में भी मेघालय वाला रीजन ठीक है, मेघालय वाला रीजन ठीक है। ये आपका रीजन ये थोड़ा सा, क्योंकि ये यहाँ पे जंगल वगैरह ज्यादा है तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगेन ये हुगली वाला रीजन इंडस्ट्री, फिर से ये यहाँ पे फिर से ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है छत्तीसगढ़ वाले रीजन में नीचे, ठीक है। बाकी तो आप देख ही लो कि पॉल्यूशन यहाँ पे थोड़ा कम इसलिए है गुजरात वाले रीजन में, क्योंकि सी कोस्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा वहां पे इंपैक्ट कम होगा, सी से हवाएं चलेंगी या इधर से इधर चलती हैं तो पॉल्यूशन थोड़ा सा डिस्पर्स हो जाता है। यहाँ पे जो है ना ये चैम्बर बन जाता है पूरा का पूरा, जो आपका नॉर्दर्न इंडिया है ये चैम्बर बन जाता है। हवा एक टाइम में यहाँ पे स्टैग्नेट कर जाती है, खास करके ठंड वाले सीजन में, ठीक है। हवाएं अब दिसंबर से लेकर के जनवरी तक जो है हवा एकदम अस्थिर रहेगी, फिर फरवरी के बाद पछुआ हवा तेजी से चलना शुरू हो जाती है तो डिस्पर्स होने लगता है। बट ये 2 महीने जो है ना, जनवरी दिसंबर और जनवरी, 15 दिसंबर या दिसंबर जनवरी, जो ठंड एकदम एक्यूरेट जो ठंड पड़ता है जम के, वो 2-2.5 महीने एकदम जो है ना ये चैम्बर बना हुआ रहता है, एकदम पूरा का पूरा पॉल्यूशन चैम्बर बना हुआ रहता है। तो 10 साल अगर दिल्ली में लॉस हुआ तो 5-7 साल हमारा भी लॉस हो ही रहा है, ठीक है, ज्यादा ही जा रहा होगा। सही है, जब जितना कम जियोगे, बिहार में 9.96 है वैसे जो डेटा है, ठीक है, डाउन टू अर्थ का डेटा है, तो 10 साल के आसपास हम लोग को भी मिल ही जा रहा है। अच्छा, अब अगर सवाल आता है कि मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन, कैसे रोकोगे एयर पॉल्यूशन को, कैसे कम किया जा सकता है, तो आप देख लेना कि क्या क्या चीजें हो रही है। जैसे अब बिहार में आजकल, पटना में मैंने सुबह देखा, ये गाड़ी लेकर के स्मोक वगैरह छीट रहे हैं रोड पे, ताकि थोड़ा सा धूल वूल कम उड़े, ठीक है। तो वो एक तरीका ऑब्वियसली है, बट एक बेसिक तरीका आपको क्या करें, देखो अब हम ये बोल रहे कि नहीं हम गाड़ियां चलाना बंद कर देंगे, थर्मल पावर प्लांट्स नहीं चलाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। कंट्रोल कैसे करोगे, तो आप ऑब्वियसली आप अपने आंसर जरूर सोचना, टाइम होता तो मैं आपको थोड़ा सा देता भी, बट इसको कंप्लीट कर देता हूं, अदरवाइज फंस जाएगा हमारा। 2 चीजें सोचना, एक तो कि सोर्स करेक्शन मेथड, सोर्स करेक्शन मेथड यानी जहां से प्रोडक्शन हो रहा है, मैं कभी नहीं कहूंगा ऐसा कि आप बोल लो कि नहीं बिजली का कोयले से नहीं बनाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिक सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको रियलिस्टिक सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो रियलिस्टिक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जैसे सोर्स जहां से उसका प्रोडक्शन हो रहा है आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे, अगर आप उसको भी ठीक कर लो तो आप काफी हद तक अच्छा कर लोगे। जैसे चेंज ऑफ रॉ मटेरियल्स, चेंज ऑफ रॉ मटेरियल्स में जैसे थर्मल प्लांट जल रहा है, तो आप एक काम करो ना, लो सल्फर वाले कोल जलाओ। जैसे इंडिया में जो सल्फर कंटेंट ज्यादा है, तो आप एक काम कर लो, थोड़ा सा प्योर फॉर्म ऑफ कोल को जलाओ, तो वहां से अगर उसमें सल्फर कम होगा, नाइट्रोजन कम होगा, तो सॉक्स एमिशन नॉक्स एमिशन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। तो आप रॉ मटेरियल के अच्छे सोर्सेज को यूज करो, प्रोसेसेज अच्छा यूज करो, प्रोसेसेज में चेंज थोड़ा बहुत बदलाव लाओ। कैसे, तो आप सिंपली कोल को जलाते हो, उससे अच्छा पहले उसको धो दो, वॉशिंग कर दो कोल को वॉश करके सुखा दोगे, तो उसकी बहुत सारी जो डस्ट वगैरह इंप्योरिटीज होती है वो क्या हो जाएगी, आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा या आप जैसे मान लो मीथेन, तो मीथेन में पहले होता था क्या कि आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज कर रहे थे, सॉरी नाइट्रोजन नॉक्स एमिशन में, तो आप फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे थे। आज के डेट में क्या हो सकता है, आपके लिक्विड फर्टिलाइजर्स आ गए जो इजीली प्लांट क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जरूरत से आपको कम डालने का भी है, तो आपने क्या कर दिया, रॉ मटेरियल को चेंज कर दिया, ठीक है। कोल में भी लो सल्फर वाले कोल लेके गए, प्रोसेस में चेंज कर दिया, ठीक है। प्रोसेस में जैसे आप नाइट्रोजन आप ऐसे छीटने के बजाय उसको ड्रिप इरिगेशन से दे दो, जितना प्लांट को चाहिए उतना ही वो एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही लेगा, बाकी आपका उतना वेस्ट नहीं होगा। मॉडिफिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स, जैसे अब खुले चूल्हे जलते हैं, तो खुले चूल्हे जलेंगे तो भाई वो हीट, वो तो डस्ट प्रोड्यूस करेगा ही, वो पॉल्यूशन को प्रोड्यूस करेगा ही। आप क्या करो, क्लोज चैम्बर फर्नेसेज लेके आओ वहां पे, ताकि आपका बाहर की ओर धुआं कम जाए। तो ये क्या हो गया, आपने जैसे उसके इक्विपमेंट को मॉडिफाई किया, आपका प्रोडक्शन थोड़ा सा पॉल्यूटेंट्स का कम हो गया। मेंटेनेंस, लीकेज वगैरह, गाड़ियां भाई टाइम टू टाइम उसको ठीक कराते रहो, टाइम टू टाइम उसका अच्छे से उसका इंजन वगैरह में क्या इश्यू आप ठीक कराओ, अगर ठीक करा लोगे, मेंटेन रखोगे, लीकेज नहीं होगा, ठीक है। हमारे यहाँ एसी लीक होता है, होने दो यार, क्या फर्क पड़ता है, तो एसी लीक हो रहा है तो वो ज्यादा आपको डैमेज कर रहा है, पॉल्यूटेंट्स को ज्यादा कर रहा है। तो आपको यही सोचना है कि जहां से प्रोड्यूस हो रहा है, मैं वहां से क्या प्रोडक्शन को बंद ना कर दूं, क्या उसको कम कर सकता हूं। तो कम करने का सबसे अच्छा तरीका है सोर्सेज बदलो, उसके 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 तरीके को बदलो, उसको हमेशा मेंटेन रखो, जितना मेंटेन, गाड़ी आपकी मेंटेन रहेगी पॉल्यूटेंट कम छोड़ेगी, गाड़ी नहीं मेंटेन रखोगे पॉल्यूटेंट क्या करेगी, ज्यादा छोड़ेगी।
उसके बाद जो है देन कम्स द पॉल्यूशन कंट्रोलिंग इक्विपमेंट। पॉल्यूशन कंट्रोलिंग इक्विपमेंट में जैसे कि आज के डेट में जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं इनको कह दिया गया कि भैया फिल्टर्स लगाइए, जहां पे भी है आप स्मोक फिल्टर्स लगाइए। इवन हमारे घरों में जो चूल्हे यूज हो रहे हैं, जैसे जो चिमनी लगी होती है, वहां पे भी बात होगी कि फिल्टर्स, इन फिल्टर से कुछ और नहीं तो कम से कम आपका जो पार्टिकुलेट मैटर है इस पार्टिकुलेट मैटर को वो रोक लेगा। ठीक है, तो पार्टिकुलेट मैटर को रोकेगा तो कम से कम एक सेक्शन का पोल्यूशन तो आपने कम किया ना। या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं, ये इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा महंगे हैं क्योंकि, तो हाउस होल्ड लेवल पे इसको अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है। बट अगेन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स क्या हो सकते हैं, ये सेम काम करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स को रोकते हैं। या कुछ नहीं तो भैया सबसे आसान है ये ग्रेविटेशनल सेटिंग चैम्बर्स, मैंने जो आपको बताया, एक टाइम तक धुएं को स्टोर करके रखो, धीरे धीरे उसके जो हेवियर पार्टिकल्स होंगे वो अपने आप क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, फिर आप धुएं को रिलीज कर दो। ठीक है, या गैसियस को भी कंट्रोल करने के लिए होता है, स्क्रबर्स का यूज होता है, एक डिवाइस है जो सॉक्स को एंड नॉक्स एमिशन को कंट्रोल कर देता है। इंसिनरेटर्स, इंसिनरेटर्स का मतलब है कि जहां पे भी जलन हो, जलाया जा रहा है, वहां पे उसको क्लोज इन्वायरमेंट में जलाया जाए, उसको चैम्बर्स में जलाया जाए रादर देन ओपन में जलाने के मुकाबले। ठीक है, तो दैट इज नोन एज इंसिनरेटर्स। या आज के डेट में कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज पे काफी काम हो रहा है कि जहां से जो जैसे CO2 रिलीज हुआ आप उसको वहीं पे कैप्चर कर लो, उसको ले जाके कहीं पे आप स्टोर कर दो। ठीक है, तो कार्बन अपने आप में या CO2 अपने आप में खतरनाक नहीं है। CO2 खतरनाक है जब ये इन्वायरमेंट में फैल जाएगा, इन्वायरमेंट में चला जाएगा, तो कार्बन तभी खतरनाक होता है। अगर अदरवाइज कार्बन को आपने कहीं पे स्टोर करके रखा है, कहीं पे वो उसको आपको अंडरग्राउंड ये में या केव्स वगैरह में, तो फिर वो नुकसान आपको नहीं पहुंचाएगा उस तरीके से। ठीक है, तो ये तरीके जो है ये ऑब्वियसली आपके कुछ मेथड आपको काम दे देंगे कि आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड, बाकी आप ऑब्वियसली कि भाई खुले में पराली ना जलाओ, गाड़ियां ठीक मेंटेन रखो, ठीक है, शहरों में रेगुलेशन लेके आओ, टाइट, ये सारे आप चीजें करोगे, बट ये टेक्निकल लेवल पे ये आपका रियलिस्टिक सॉल्यूशन लेकर के आएगा बाकी चीजों के बाद। बात समझ में आ रही है? एंड देन थोड़ा सा इसको जो है पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं भारत में, देखो वर्ल्ड लेवल में भी कुछ ना कुछ लिए जा रहे हैं, भारत में भी कुछ लिए जा रहे हैं। तो भारत में आपके पास एक स्पेसिफिक एक्ट ही है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ठीक है, इसके अंदर में जो आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पावर दी गई है एयर पॉल्यूशन एक्ट के अंदर में भी, यानी एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड मामलों में ये वर्क कर सकता है। तो अगर इसको लगेगा, इंडस्ट्रियल विजिट जाके करेगा कि भैया आपके यहाँ से पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, आप ये ठीक कराओ, नहीं कराओगे इट कैन टेक एक्शन। ठीक है, साथ ही साथ इस एक्ट के अंदर में सीपीसी भी अपना टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को भी रिकमेंडेशन देते रहती है कि कैसे करने का है, कितना करने का है, गाड़ियों में कितना अलाउ किया जाए, इंडस्ट्रीज में कितना अलाउ किया जाए। एक चीज ध्यान रखना, जो सीपीसीबी है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसको स्थापित किया गया था अंडर वाटर एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ठीक है, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना करी गई है इस एक्ट के अंदर में, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंदर में, लेकिन इसको पावर जो है एयर एक्ट के अंदर में भी दिया गया, यानी मेन एजेंसी यही है जो आपका एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड आपका जो है चीजें देखती है। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या करती है कि भैया आपको आपके यहाँ पे कंट्रीज में कितना पॉल्यूशन है उसको, हाँ नहीं ये इंडिया के लिए, ये इंडिया स्पेसिफिक करा रहा हूँ आपको। ठीक है, वर्ल्ड वाले आपसे नहीं पूछेगा, जनरली नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इंडिया स्पेसिफिक, ये जितने दिए गए वो सारे इंडिया स्पेसिफिक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप 8 पॉल्यूटेंट्स को मेजर करते हो, और उन 8 पॉल्यूटेंट्स को मेजर करके शहर के अलग अलग इलाकों में एक ये के थ्रू आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते रहते हो कि भैया कितना पॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ पॉल्यूटेंट्स जिनको मेजर किया जाता है वो लिख लेना, PM10, PM2.5, इन नॉक्स, सॉक्स एमिशंस कितने हो गए, 1 2 3 4, कार्बन मोनोऑक्साइड 5, इसके अलावा लेड 1 2 3 4 5 6, 2 और है इसमें, 8 पॉल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, लेड हो गया, आई थिंक मरकरी है शायद, इसमें CO2 नहीं है, ये याद रखना जरूर। ठीक है, CO2 को एज ए पॉल्यूटेंट मेजर नहीं किया जाता है यहाँ पे। और जस्ट मिनट, इसमें 2 और मैं मिस कर रहा हूँ।
हाँ, इसमें O3 है, ओजोन है और एमोनिया है। ये 8 गैसेज को जो है ये इन 8 पैरामीटर्स पे इसको हमेशा मेजर करते रहा जाता है और इसमें 6 कैटेगरीज में बांटा गया है आपको, ठीक है। तो आप कलर कोडेड दिए जाते हैं कि भाई एयर क्वालिटी कैसा चल रहा है, आपको रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू, मतलब इस तरीके से आपको लोगों को बताया जाएगा। तो वहां पे जो मेजर किया जाता है वो ये 8 पैरामीटर्स हैं जिनको देखा जाता है। नहीं वो नहीं था, वो एक्चुअली हाँ उसमें से कुछ उसमें से WHO ने जिसको लिया वो लिया हुआ है, इंडिया स्पेसिफिक ये 8 पैरामीटर है, ठीक है। अब लोगों को मुश्किल हो जाएगा समझाना ऐसे कि भाई कैसा है आपका वेदर कंडीशन, तो वहां पे क्या किया गया है, कलर कोडेड स्कीम बता दिया गया है, ठीक है, कि आपका एयर क्वालिटी कैसा है, आपका एयर क्वालिटी वेरी पुअर है, आपका समवॉट पुअर है, आपका गुड है या मॉडरेटली पुअर है या आपका गुड है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके कलर कोडेड स्कीम दिए गए, एक के लिए ग्रीन होगा, येलो होगा, रेड होगा, आपको देख के पता चल जाएगा भाई एयर क्वालिटी कैसी चल रही है, ठीक है। तो ये कलर कोडेड इंडेक्स जो है ये आपको चलाया गया है अंडर दिस एयर क्वालिटी इंडेक्स। 8 पैरामीटर्स के बेसिस पे जज किया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बाद में थोड़ा सा चेंज किया गया। अच्छा, ये किसके अंडर में स्टार्ट किया गया था, स्वच्छ भारत अभियान के साथ ही चला था ये भी, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के साथ ही ये भी स्टार्ट हुआ था, इसको भी अपने को मेजर करते रहने का है। इसके अलावा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये कुछ शहरों में अदर देन दिस 8 और 4 स्पेसिफिक गैसेज को मेजर किया जाता है, ठीक है। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर में और 4 गैसेज जो हैं, जिसमें से कि आपका ये 8 तो हैं ही, इसके अलावा बेंजीन है, बेंजोपाइराइन है, आर्सेनिक है और एक और है, बेंजीन, बेंजोपाइराइन, आर्सेनिक। ये 12 में से ये 12 गैसेज को यहाँ पे क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। निकेल, निकेल, ठीक है, निकेल, निकेल को लिख लेना। ठीक है। इसके अलावा तो ये 8 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, ये मेजरली आपको पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। देन कम्स द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये इनिशिएटिव था, टारगेट बेस्ड इनिशिएटिव था कि आने वाले 2024 तक हमें क्या करना है, 20% to 30% जो आपका पॉल्यूशन लेवल था इस टाइम में, वहां पे इसको रिड्यूस करने का है। तो बातें रह गई, पूरी नहीं हुई, बट ठीक है, ये आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, ठीक है। एनसीएपी काफी फेमस प्रोग्राम है और इसके थ्रू काफी ज्यादा इनिशिएटिव लिए भी जाते हैं। यहाँ पे इनिशिएटिव में जैसे कि क्या है कि आपको शहर स्पेसिफिक प्लान बताने का है, हर शहर में, हर शहर के वहां के लोगों की जिम्मेवारी, मतलब लोगों की इन द सेंस जो भी अथॉरिटीज हैं, कि आपने इस शहर में आपका पॉल्यूशन लेवल क्या है, आपने ये आप कैसे कम करोगे, इसको लेकर के आपने क्या प्लानिंग बना रखी है, फंडिंग वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे करी जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के थ्रू के अंडर में सिटी स्पेसिफिक प्लान्स बनाए जाते हैं, क्योंकि हर शहर की जरूरतें अलग है, हर शहर के इशू अलग है, ठीक है। लेकिन जो भी आपकी समस्याएं हैं, आप सिटी स्पेसिफिक प्लान्स बनाएं एंड देन यू सबमिट। आपका अगर आपको सपोर्ट वगैरह की जरूरत पड़ती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको वहां से सपोर्ट भी करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट भी दे रखे हैं, या तो तुम खुद पूरा करके दिखाओ, नहीं तो फिर हम अपने अथॉरिटीज को भेजेंगे, ठीक है, हम तो करेंगे ही करेंगे। सो दैट्स द बेसिक आइडिया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का। इसके अलावा सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का इनिशिएटिव है। मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ जी, क्या छीन लिए? अरे आप लोग बच्चों जैसा क्यों कर रहे हो भाई, बच्चों वाला काम कर रहे हो, ठीक है। अब बताओ, मैं ये झगड़े शांत कराऊं आपके कि मैं यहाँ पे इस पे फोकस कराऊं? दोनों में एक ही काम मेरे से करा लो। अरे दे दो, बच्चों वाले खेलना खेला करो यार, ठीक है। खेल भी वैसा खेला करो जो आपके ये क्या लगेगा, हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ तो मेरे लेवल पे ये लगेगा, ठीक है। वो बच्चों वाला करोगे, 9 मेरा डस्टर ले लिया, मेरा चौक ले लिया, मेरा पेंसिल ले लिया, अब फिर जो है वो लगता है मुझे समझ में, तो मैं क्या बोलूं इसमें। ठीक है। अच्छा, सफर जो है दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, और इसमें क्या करता है, यहाँ पे फोरकास्टिंग करी जाती है हर, मतलब कुछ चुनिंदा शहरों में, कि हर इलाके, किस इलाके में कितना पॉल्यूशन है और आने वाले 2-3 दिनों में कितना पॉल्यूशन होगा, ये वहां पे एडवांस फोरकास्टिंग करी जाती है थ्रू दिस सफर इनिशिएटिव। इसको शॉर्टकट में सफर कहा जाता है, ठीक है। तो ये सफर बताता है कि आने वाले समय में
कितना आप सफर करेंगे, ठीक है, SUFFER वाला सफर कितना आपको झेलना पड़ेगा 2-3 दिनों में, ठीक है, तो दैट इज द सफर। इसके अलावा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, दिस इज स्पेसिफिक फॉर दिल्ली। तो वहां पे जैसे ही बेस्ड अपॉन द एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है, वहां पे वो क्या करते हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव लेने शुरू कर देते हैं। और ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है, ये स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है इसको कि भैया जैसे आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा खराब हुआ तो आप बाहर से आने वाले ट्रकों को बंद कर देंगे, उससे थोड़ा और खराब हुआ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऑड इवन स्कीम लगाओगे, और थोड़ा खराब हुआ तो शहर में जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह चल रहे हैं जो आपको खुले में ये कर रहे हैं उसको बंद कर दोगे। एक्सट्रीम स्टेज आते आते बच्चों के स्कूल वगैरह भी बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ये कही गई है कि आप हर शहर के लिए बनाइए, ना केवल दिल्ली के लिए, बाकी बाकी शहरों में बना नहीं है, दिल्ली का भी आपका चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा भारत स्टेज नॉर्म्स, BS नॉर्म्स, गाड़ियों पे देखते हो BS1, BS2, BS3 लिखा हुआ रहता है। अभी जो आपका चल रहा है BS6 चल रहा है, ठीक है, दिख रहा है, गाड़ियों में दिखेगा आपको। तो ये BS नॉर्म्स है, ये BS नेम्स भारत स्टेज नॉर्म्स ये बताते हैं कि गाड़ी कितना पॉल्यूटेंट, मतलब जैसे आपका फ्यूल एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, कितना सॉक्स या कितना नॉक्स एमिशन आप रिलीज कर सकते हो, ये उसको लेकर के BS नॉर्म्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो भारत में याद रखना सबसे लेटेस्ट BS6 लगाया गया था, इससे पहले जो था वो BS4 था, BS5 भारत में नहीं इंट्रोड्यूस करा गया है, ठीक है। तो BS6 जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया, अभी करंट में आपका BS6 है। तो BS4 से BS6 काफी ज्यादा एफिशिएंट है। तो BS4 से जितना सल्फर एमिशन होता था तो उसको 80% तक कट कर दिया है आपके BS6 वाले ने, इसीलिए BS6 की गाड़ियां महंगी है, ठीक है, क्योंकि जितना ऑब्वियसली आप उसका वो एफिशिएंट होगा उतनी महंगी होगी वो, ठीक है। नॉक्स एमिशन को इसने करीब करीब 70-72% तक उसको कम किया, पार्टिकुलेट मैटर को भी 25-30% कम कर दिया है। तो BS6 जो है ये गाड़ियां, और इसीलिए जैसे आपको एक टाइम के बाद आप BS1 BS2 अलाउ करना यूज करना अलाउड नहीं होगा, क्योंकि वो पोल्यूशन ज्यादा करती थी, ठीक है। तो ये आपको इनिशिएटिव जो है ये आपको मेजर लेवल पे इनिशिएटिव भारत में लिए गए हैं, बाकी ऑब्वियसली वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग इनिशिएटिव्स चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा एयर पॉल्यूशन। इसमें आई थॉट कि आपको प्रीलिम्स वाले में आपको क्या ध्यान रखना है, पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से किस टाइप के पॉल्यूटेंट्स हैं, किससे कौन सी बीमारियां होती हैं और कहां से रिलीज होता है, ठीक है। बाकी अगर आंसर लिखना चाहोगे तो फिर आपके पास पूरा का पूरा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, ये आपका आंसर के फॉर्म में अगर लिखना चाहो, सो दिस विल बी हेल्पफुल। तो इतना ही था आपके साथ। इसके बाद आपका रह जाएगा थोड़ा सा, एक क्लास और लगाऊंगा इसमें, वाटर पोल्यूशन वाला पोर्शन करा दूंगा, एंड देन थोड़ा सा ई वेस्ट वाला जो है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे फैक्चुअल टर्म्स वहां पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, कि किससे क्या बीमारी होती है, तो वो मैं एक क्लास और लगाऊंगा, एंड देन दिस विल बी फिनिश्ड।